बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर और खुश आमदीद मॉर्निंग विद फरामिद। दुआ उम्मीद यही आप जहाँ कहीं हैं बिल्कुल ठीक ठाक हों, ज़िंदगी मज़े सुकून और खैरियत के साथ गुजर रही हो। ज़िंदगी में हमें लेना देना पड़ता है, कभी किसी को कोई तोहफ़ा देना होता है, कभी किसी का हक़ देना होता है, कभी अपना हक़ लेना होता है, कभी कोई तोहफ़ा वसूल करना होता है। सो ज़िंदगी में लेन देन का सिलसिला जो है इंसानों के बाहमी ताल्लुक़ात और रिश्तों में बहुत अहम फैक्टर है, इसलिए कि हर एक रिश्ता में कुछ ना कुछ हम ले रहे होते हैं और कुछ ना कुछ हम दे रहे होते हैं। क्या देना है, कैसे देना है, इस पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम गौर व फ़िक्र करें। कहते हैं कि एक बहलूल एक ऐसे बुज़ुर्ग जिनको कि अक्सर लोग मलंग के नाम से या फिर एक मजनू के नाम से जानते हैं, वो एक ऐसे बुज़ुर्ग थे कि जो बहुत ज़्यादा एक ख़ास तबीयत, एक ख़ास हाल के बुज़ुर्ग थे। और उनके कहते हैं कि एक दफ़ा वो एक बाज़ार से गुज़र रहे थे और एक दुकान वाले के पास गए और उससे जाके कहा कि अल्लाह के नाम पे मुझे सेब दे दो ना। तो उन्होंने देखा कि सेब वाले ने सेब उठाए, देखे कि जो ज़रा ख़राब हो रहा है, ख़राब हो चुका है, वो उन्होंने उठा के उसको दे दिया। उन्होंने ले लिया। अब उनके थोड़ी देर बाद घूम के दोबारा आए और पैसे थे उनके पास, उनने पैसे दिए और पैसे लेकर सेब लिए। उन्होंने कहा ये पैसे हैं, सेब दो। तो सेब वाले ने जो सेब दिया वो अच्छा सेब था, वो सेब था जो उसने बेचने के लिए रखा हुआ था, उसने ग्राहक समझ के दिया। तो उन्होंने वो सेब लिए, वो वाला सेब भी निकाला, ये वाला भी निकाला और ऊपर की तरफ इशारा करके उन्होंने कहा देख तेरे लिए जो दिया वो ऐसा है। सो हम भी ज़िंदगी में बाज़ औक़ात ऐसे कर रहे होते हैं। हमें कुछ काम, कुछ चीज़ें जो हैं वो बजाय ये सोचने के कि हमें इसके बदले में क्या मिलेगा, जो हम दे रहे हैं उससे हमें फ़ायदा क्या होगा, जो हम कर रहे हैं उसमें हमारा नुकसान कितना है, सिर्फ इसलिए करनी होती है कि वो करनी ज़रूरी होती है। सिर्फ इसलिए करनी होती है कि वो करने से हमारी रूह को इत्मीनान मिले, सुकून मिले। वो सिर्फ इसलिए करनी होती है कि हम अपने रब की बारगाह में अपने आप को सुरखरू करना चाहते हैं। वो जानता है हमारी नीयत का खुलूस, वो जानता है हमारी तबीयत का हाल, वो जानता है हमारी दिल की कैफियत। हम उसकी दरगाह में, उसकी बारगाह में ख़ुद को पेश कर रहे होते हैं उसकी रज़ामंदी की खातिर। और जो भी हम सदक़े के तौर पर या जो खैरात के तौर पर या किसी की मदद के तौर पर हम दे रहे होते हैं, वो इसी सिलसिले में दे रहे होते हैं। अगर उसमें खोट, अगर उसमें मिलावट, अगर उसमें कमी और कोताही हो तो बात वही, मुझे तो जब से मैंने ये सुना है और मुझे वो याद आता है कि उन्होंने सेब उठा के कहा देख जो तेरे नाम पे दिया वो ऐसा और जो मुझे दिया वो ऐसा। सो बाज़ औक़ात हम हैसियतों के साथ तयन करते हैं कि हमने किसको क्या देना है। अगर कोई रिश्तेदार गरीब है, अव्वल तो मिलना गवारा नहीं करते, और अगर मिल लें तो फिर उसे तोहफ़ा भी हम उसकी हैसियत के मुताबिक देते हैं। हम कहते हैं इनको अगर हमने लॉन का सूट देना है तो 1000-1200 वाला चलेगा, लेकिन अगर हम किसी अमीर रिश्तेदार से मिल रहे हैं और उनको हमने तोहफ़ा देना है तो लॉन का सूट जो है ब्रांडेड होना चाहिए। और फिर ब्रांड भी जितना ज़्यादा एक्सपेंसिव, जितना ज़्यादा कीमती होगा उतना ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि हमने तोहफ़े का तयन जो है वो उनकी हैसियत के मुताबिक किया। लेकिन ज़रूरी है कि जब हम किसी के साथ बर्ताव कर रहे हों तो फिर जिसके लिए दे रहे हैं या तो उसकी हैसियत के मुताबिक, उसकी शान के मुताबिक हो, या कम अज़ कम अपनी शान के मुताबिक हो। अगर अल्लाह ताला ने हमें इतना माल दिया हुआ है और इतना गना दिल का भी दिया हुआ है कि हम किसी को देने की कोशिश कर रहे हैं, तो फिर वो कम अज़ कम इतना ज़रूर हो जितने कि हमारी माली हैसियत है, ना कि वो उसके मुताबिक हो जो दूसरे को हम देने जा रहे हैं। सो ये एक जज्बा जिसके साथ अगर हम ज़िंदगी में रिश्तों को बरतना शुरू कर दें तो वो बर्ताव जो है वो बढ़ता और ख़ूबसूरती की तरफ लेता चला जाता है। इसलिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बड़ा खूबसूरत सा फरमान है कि तोहफ़ा दिया करो, इसलिए कि तोहफ़े देने से मोहब्बत बढ़ती है। सो हम जब किसी को तोहफ़ा देते हैं तो उसमें मतलब यही होता है कि हम एक पॉजिटिव वाइब, एक अच्छा रिलेशनशिप, एक दूसरे के साथ एक अच्छी फीलिंग्स जो है वो क्रिएट करना चाह रहे हैं। सो जब तक वो अच्छी फीलिंग्स और अच्छा रिलेशनशिप और उसकी बुनियाद जो है वो खोट के बगैर नहीं होगी, तब तक उसका मकसद जो है हासिल नहीं हो सकेगा। और उसमें अमीर गरीब, ऊंचे नीचे, ताकतवर या कमज़ोर का तखसीस किए बगैर अगर हम हर एक के साथ एक जैसा बर्ताव करना शुरू कर दें तो फिर मुझे यकीन है कि रब की बारगाह में हमारे साथ जो बर्ताव है वो भी यकीनन उसी लिहाज से होगा जिस तरह से कि हम उसके इंसानों के साथ बर्ताव रखते चले आ रहे हैं। मैं आज के अपने प्रोग्राम का तारुफ भी आपसे करवाती चलूँ। उसमें जो मेहमान आपसे मिलेंगे, सबसे पहले तो हम बात करेंगे अपने बच्चों के हवाले से, जिनकी ग़िज़ाइयत, जिनकी सेहत, जिनकी ज़िंदगी, नशोनुमा, ये तमाम चीज़ें हमारे लिए वालिदैन की हैसियत से बेहद अहम होती हैं। और आज ब्रांड एम्बेसडर हॉर्लिक्स की जो है वो हमसे मिलने जा रही हैं, जो कि ख़ुद माशाल्लाह से एक बड़ी सुपर मॉडल है और उसके साथ साथ 4 बच्चों की फिट सी मॉम भी हैं। सो आज नादिया हुसैन हमारे साथ होंगी, हमें बताएंगी कि
बच्चों को किस तरह से हमने न्यूट्रिशनलिस्टली और न्यूट्रिशन में देखना है कि वो हेल्दी हैं, वो फिट हैं, स्ट्रांग हैं, स्मार्ट हैं, ये तमाम चीज़ें जो हमने कैसे इनको देखना है। उसके साथ साथ आज हम कुछ बात ईजी पैसा के हवाले से भी करेंगे, जहाँ पर मनी और पैसे की तरसील जो है वो अब आसान कर दी गई है, ये कहना है ईजी पैसे वालों का। और शहजाद नजम साहब जो कि हेड ऑफ OTC बिजनेस हैं, उनसे आज हमारी मुलाकात जो है वो शो का हिस्सा है। इसके अलावा आज आपकी मुलाकात हमारे एक और मेहमान से भी होगी जिनको आपने न्यूज़ और करंट अफेयर्स के प्रोग्राम्स में अक्सर देखा होगा, उनसे गपशप मुलाकात भी आप देख सकेंगे। आदिल अब्बासी भी आज शो में मेहमान हैं और उनसे मुलाकात भी शो का हिस्सा है। लेकिन हमेशा की तरह सबसे पहले एक ब्रेक और फिर सबसे पहले मुलाकात हमारी नादिया हुसैन के साथ। जनाब खुश आमदीद, आपकी मुलाकात कराती हूँ अपनी बहुत गॉर्जियस से मेहमान से जो एक सुपर मॉडल हैं, उसके साथ साथ माशाल्लाह से कमाल किस्म की सुपर मॉम भी हैं। इसलिए कि 4 बच्चे और उन सबको बहुत अच्छी तरह से लुक आफ्टर करना और फिर अपना एक एंटरप्रेन्योरशिप जिसमें बिजनेस सैलून को रन करना। डेंटिस्ट भी हैं, मैं कह सकती हूँ डेंटिस्ट रही हैं, इसलिए कि उसको शॉर्ट टर्म इन्होंने प्रैक्टिस किया। मेरे साथ है नादिया हुसैन। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है नादिया? बिल्कुल वंडरफुल हैविंग यू। हमेशा जब भी आपकी ऊपर नजर पड़ती है कहीं भी तो दिल से आवाज निकलती है, यार क्या खातून है ये, कैसे मेंटेन किया है इसने खुद को, प्रोफेशन भी और बच्चे भी। बस I think that honestly it's the people around me जो मुझे इतना मजबूत बना देते हैं कि हो जाता है सब कुछ मैनेज। लेकिन बच्चों को मैनेज करना तो एक मुश्किल काम है और ख़वातीन अमूमन समझती हैं कि बच्चे पाल के वो बड़ी तोप चला रही हैं। ये एक ही काम है जो कि ज़िंदगी में बड़ा उन्होंने मुश्किल से किया है। सो हाउ अबाउट यू, आपको नहीं लगता? और फिर एक आजकल के दौर में कहते हैं बच्चे 2 ही अच्छे, तो एक आध पे इत्तेफाक कर जाती है, बड़ा मुश्किल है पालना। नहीं, वैसे पालना जो है वो डेफिनेटली मुश्किल है। इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट कि हर चीज़ पे जो है वो नज़र होनी चाहिए है, ख़ास तौर पे जो तालीम है, तरबियत है, फिर ऑफ कोर्स उनकी हेल्थ है, न्यूट्रिशन है, एंड जनरल उनकी जो अपब्रिंगिंग है वो मोस्ट सर्टनली बहुत ज़रूरी है। लेकिन इसके अंदर जो मतलब अब जो ये ज़माना आ गया है, पहले आई थिंक जो भी लोग समझते थे या जो भी है, लेकिन अब तो ज़माना आ गया वो ऐसा है कि जिसके अंदर दोनों पेरेंट्स का इक्वल इनपुट होता है। हाँ। अब फादर्स भी उतने ही ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं जितनी की मदर्स होती हैं। सो आई मीन आई फील कि जाहिर है ये एक ऐसी चीज़ है कि बच्चे तो दोनों के ही है ना, तो सिर्फ और सिर्फ माँ के ऊपर क्यों इतना जो है ना वो प्रेशर आए कि जी माँ ही जो है वो तरबियत करे। तो आजकल के कोई भी फादर्स ऐसे नहीं हैं कि जो अपने बच्चों की तरबियत में या उनकी अपब्रिंगिंग में खुद जो है वो पार्टिसिपेट नहीं होना चाहते हैं। एक वक्त ऐसा था जब लाइक फादर्स होते थे कि नहीं ये मेरा काम नहीं है, चाहे वो उनके साथ बातचीत करना क्यों ना हो या उनके साथ थोड़ी सी होमवर्क की डिस्कशन क्यों ना हो या पेपर चेंज करना ही क्यों ना हो। हाँ एग्जैक्टली। लेकिन आप समझ रही हो कि इतनी डिटेल तक वालिद जो है वो इन्वॉल्व होना शुरू हो गए हैं पेरेंटिंग की जब बात हो गई। डेफिनेटली डायपर चेंजिंग में भी इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन वो एक अगेन पर्सनल प्रेफरेंस की एक बात होती है। जहाँ तक अगर सिर्फ गीला हो तो वो सही है, लेकिन अगर जहाँ पे उससे ज्यादा कुछ हो जाए तो फिर प्रॉब्लम हो जाती है मदरहुड पे। हाँ, लेकिन उसका तो इतना प्रॉब्लम नहीं है एज लॉन्ग एज कि चलो अगर एक गीला डायपर भी आप चेंज कर लें, इट्स नॉट अ बिग डील। इमोशनल एंड मॉरल सपोर्ट ही बहुत बड़ी सपोर्ट है। अगर वो खातून के साथ है एक माँ के साथ, तो वो मेरा ख्याल है एक माँ को भी बड़ा स्ट्रॉन्ग रखती है और बच्चे को भी, है ना? यस, मोस्ट सर्टेनली, डेफिनेटली। सो हाउ यू टेक केयर ऑफ योर किड्स, इसलिए कि आप काम भी करती हैं, तो कभी जहन में होता है कि बच्चों ने क्या खाया होगा, मेरे बच्चे ये ना हो लोग कहे देखा नादिया ने अपने आप पे तो सारी तवज्जो दे ली और बच्चों का कुछ ख्याल ही नहीं। उनकी खास तौर पे खाने पीने पे तो बहुत ज़्यादा हर वक्त जो है वो नज़र होती है कि सुबह में क्या खा के जा रहे हैं, फिर दोपहर में क्या खाना खा रहे हैं, फिर शाम को उनको फिर दूध चाहिए, उसके बाद या उनको देना है, चाहिए तो नहीं है, उनको देना है। हाँ, वो ले लेते हैं आराम से, पी लेते हैं। हाँ, पी लेते हैं। मतलब बेटा तो मेरा बहुत आसानी से पी लेता है बेटी को जो है वो थोड़ा सा कोर्स करना पड़ता है,
लेकिन जो अभी तो बाकी जो जो दो हैं वो तो खैर फिर भी छोटे हैं। एक मेरी 3 साल की है, वो तो वैसे ही अभी भी दूध पी रही होती है, बोतल से ही पी रही होती है, बट आई एम लाइक अच्छा चलो दूध तो पी रही है। हाँ। एंड छोटा जो है वो अभी 9 महीने का ही है। सो अब वो तो खैर बहुत ही छोटे, लेकिन जो खास तौर पे जो बड़े दो हैं क्योंकि उनकी फिजिकल एक्टिविटीज भी इतनी हैं, ऑफ कोर्स पढ़ाइयाँ हैं, एंड दे आर एट अ ग्रोइंग स्टेज, एंड तो उसमें जो है न्यूट्रिशन इज मोस्ट सर्टनली वेरी आप कैसे इंपॉर्टेंट। देखती हैं न्यूट्रिशन उनकी, किस तरह से उसको आप टेक केयर करती हैं? देखिए हॉर्लिक्स जो है इज मोस्ट सर्टेनली अ कंप्लीट न्यूट्रिशन इन वन। अगर आप उसको पानी में भी मिलाएं या आप उसको दूध में मिलाएं, एंड मैं तो प्रेफर करती हूँ दूध में मिलाने के लिए, क्योंकि दूध की अपनी ग़िज़ाइयत होती है, और मतलब पर दूध की अपनी ग़िज़ाइयत नाउअडेज़ क्योंकि मिल्क भी इतना प्रोसेस्ड हो गया है, यू नो होमोजेनाइज्ड है जो भी है, तो उसमें यह है कि अगर आप एटलीस्ट एक न्यूट्रिशन वाइज आपको तसल्ली होती है कि आप जो हैं वो एक आपने कंप्लीट ड्रिंक जो है, न्यूट्रिशियस ड्रिंक जो है वो आपने अपने बच्चे को दी है। सो डेफिनेटली एंड हॉर्लिक्स का टेस्ट आई पर्सनली लव इट एज वेल। तो इट इज बहुत ही उसके मजे का टेस्ट होता है। कोई मतलब इट्स नॉट लाइक अ सप्लीमेंट काइंड ऑफ अ टेस्ट नहीं होता है कि कई दफा ऐसे सप्लीमेंट्स होते हैं जिनका कुछ अजीब सा टेस्ट होता है, बट दिस इज नॉट अ सप्लीमेंट काइंड ऑफ अ ड्रिंक। It's got a lovely fantastic taste and अगर आप बच्चों को पानी में या दूध में मिला के दें स्पेशली, तो मोस्ट सर्टेनली उनको एक कंप्लीट न्यूट्रिशन मिल जाती है। तो एटलीस्ट सुबह में स्कूल जाने से पहले मैं उनको एक ग्लास हॉर्लिक्स देती हूँ, एंड देन दोपहर में जब आते हैं तो चलो खाना वाना खा लेते हैं, उसके बाद शाम में अगेन। एंड अगर यू नो लाइक कोई हो कि जिस तरह उनको खाना नहीं खाना या उन्होंने बदपरहेजी कर ली, कुछ जंक खा लिया और उनको फिर रात का खाना नहीं खाना होता, तो फिर ये तो जरूर है कि फिर देन यू हैव टू हैव अ ग्लास ऑफ हॉर्लिक्स। सही। इतना टाइम मिलता है आपको? यू हाउ यू मैनेज योर टाइम टू टेक केयर ऑफ कि बच्चों की सारी रूटीन कहीं लिख के रखा हुआ है, क्योंकि खुद तो आप काम पे होती होगी हर वक्त। हाँ, मेरा अब जो है वो काम, क्योंकि सैलून अब मेरा शुरू हुआ है, तो अब जो है वो मैं शाम ऑनवर्ड्स मैं सैलून पे ही होती हूँ, बट दिन भर एक्चुअली मैं घर पे ही होती हूँ। तो फिर एटलीस्ट सुबह का जो है यू नो जो नाश्ते का और वो सारा है वो देखना होता है। एंड अब जो एक रूटीन भी सेट हो गई, द किड्स नो कि उनको जो है वो लेना है, तो अगर मेड भी है और अगर वो दे रही है तो दे नो कि अच्छा हानि इससे जो है वो हम नहीं चूक सकते हैं, क्योंकि अगर वो चूकेंगे तो फिर मुझे फौरन कंप्लेन आएगी, तो वो इमीडिएटली दे आर गोइंग टू हियर द मतलब उनको जो है ना फौरन से डांट पड़ जाएगी कि जी तुम लोगों ने क्यों नहीं पिया। अच्छा, ये टेस्ट डेवलप करना पड़ता है बच्चों में, बिकॉज जो मुझे पता है वो कुछ शार्पर, स्ट्रॉन्गर और उसके साथ साथ उनको हेल्दियर रखता है हॉर्लिक्स। ये टेस्ट डेवलप करना पड़ता है, टॉलर, शार्पर एंड स्ट्रॉन्गर। तो और हर बट टेस्ट की नहीं, टेस्ट डेवलप करने का नहीं। आई थिंक कि अगर आप उनको शुरू से ही हॉर्लिक्स दे रहे हैं, इट इज़ अ वेरी यमी ड्रिंक। आई मीन रियली मुझे पर्सनली भी बहुत पसंद है, और एक्चुअली मैं खुद भी जो हूँ वो जब मैं सुबह में अपना वर्कआउट करके फिर मैं जब दूध पीती हूँ, क्योंकि मेरा नाश्ते में चाय वाय मैं इतना नहीं पीती, बल्कि पीती नहीं हुआ सच, तो फिर ये कि आई ओनली ड्रिंक मिल्क एंड आई ओनली ड्रिंक अ ग्लास ऑफ मिल्क विथ हॉर्लिक्स। सो फॉर मी एज वेल यू नो लाइक इट्स अ वेरी न्यूट्रिशियस एंड टेस्टी ड्रिंक। बिल्कुल सही। अच्छा, टॉलर आजकल जब हम देख रहे हैं कि हमारे बच्चे वाकई बहुत छोटा कद जो है वो कॉमन होता चला जा रहा है, और ज़्यादातर बच्चे जो है वो छोटे कद के हैं, आप समझती हो कि ये तमाम चीज़ें टॉलर, स्ट्रॉन्गर एंड शार्पर ये तीनों इम्पॉर्टेंट हैं, और इनको कैसे आप समझती हो कि हमें और तरीक़ों से इसको मैनेज करना चाहिए? बिकॉज यू योर सेल्फ आर वेरी टॉल, गुड हाइटेड, और बच्चे जो हैं अगर वो ना टॉल हुए, कभी फील होता है, डू यू हैव दैट फियर कि बच्चे लंबे होने चाहिए? मुझे हाँ एट टाइम्स फियर होता है, क्योंकि मेरे अपने फादर एक्चुअली ही वाज शॉर्ट, नॉट वेरी वेरी शॉर्ट, बट ही वाज शॉर्टर देन माय मदर। अच्छा। तो मेरी मदर साइड ऑफ द फैमिली बहुत टॉल है, तो फिर मैं और मेरे भाई एक्चुअली दोनों मेरी मदर साइड पे ही गए हैं। तो मेरे फादर को तो बहुत फख्र था इस चीज़ पे कि अच्छा चलो शुक्र है मेरे बच्चे जो है मेरे पे नहीं गए। इवन दो कि इन माई फादर साइड ऑफ द फैमिली एज वेल मेरे जो एक चाचा थे वो बहुत लंबे थे, तो मिक्स एंड मैच चल रहा था एग्जैक्टली। बट माय हस्बैंड इज आल्सो वेरी टॉल। लेकिन जहां पे अगर आप टॉल की बात करते हैं या हाइट की बात करते हैं, वहां पे जो चीज जो जरूरी होती है उसमें जेनेटिक्स भी आता है, उसमें न्यूट्रिशन भी आता है। बिल्कुल। आपकी अगर जेनेटिक्स हो कि जिसके अंदर आपकी यू नो लाइक एक कुदरती तौर पे आपका एक है, आपकी जीन्स में है ये चीज कि जी आप लंबे होंगे,
लेकिन अगर आपको सही ग़िज़ा नहीं मिल रही है तो फिर आप लंबे नहीं होंगे। सो इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। सही। सो आपको आपकी जेनेटिक्स भी हैं और अगर आपको सही न्यूट्रिशन भी मिल रही है तो इसी तरीके से फिर आप टॉल भी होंगे और आप स्ट्रॉन्ग भी होंगे। सही। यू टेक प्राइड इन के मेरी आई एम वेल हाइटेड, गुड हाइटेड। हाँ हाँ, डेफिनेटली बिकॉज आई थिंक द हाइट एड्स द कॉन्फिडेंस। बिल्कुल सही। एक आप अगर आप दूर से चलते हुए आ रहे हो, कोई लंबा कोई अब अगेन ये हमारे यहाँ तो मर्द और औरत का जो एक टक्कर का अगर आप देखें तो जहाँ पे मैं इतनी लंबी होती वहाँ पे अमूमन आदमी जो होते हैं ना वो मुझसे थोड़ा सा वो हो जाते डर रहे होते हैं इससे पंगा नहीं लेना। ठीक है, बिल्कुल सही। हम ब्रेक के लिए रुक रहे हैं और ब्रेक के बाद फिर आपसे मुलाकात। खुशामदीद और सुबह खैर जनाब। आज मेरी मेहमान नादिया हुसैन, हमारी सुपर मॉडल, सुपर मॉम, और उनसे हम बातचीत कर रहे हैं बच्चों को कैसे देखना है, कैसे लुक आफ्टर करना है। अगले हिस्से में मैं ये भी पूछूंगी कि खुद को कैसे लुक आफ्टर करना है, इसलिए कि वो पार्ट है जिसमें हम ज़्यादा इंटरेस्टेड होंगे। लेकिन किसको वैल्यू करती हैं, ये जो मदरहुड है, कैसे आप इसको देखती हैं नादिया, यू बीइंग सुपर मॉम माशाल्लाह? नहीं, ऑनेस्टली आई रियली डोंट थिंक कि मैं कोई सुपर मॉम का हुआ माशाल्लाह, हैविंग 4 किड्स, मेंटेनिंग देम वेल, लुकिंग आफ्टर देम, अपना प्रोफेशन, सब चीजें मेंटेन करना, और सुपर मॉम क्या होती है? बट या बेसिकली अगेन लाइक जब आपके पास थोड़ी सी आसानियाँ होती हैं, फॉर एग्जांपल न्यूट्रिशन वाइज, ऑफ कोर्स जहाँ तक खाने की बात है, खाने पे तो बहुत ज़्यादा जोर होना चाहिए कि प्रॉपर न्यूट्रिशन जो है वो आप अपने बच्चे को दें, ताकि एटलीस्ट उससे जो है वो आपका एक जो ध्यान होता है वो आपका जो है ना हर वक्त उस तरफ नहीं होता है। एटलीस्ट आप एक तरफ से सेटिस्फाइड होते हो, जहाँ पे, क्योंकि अब अगेन लाइक जहाँ पे हमने शुरू में बात की थी कि न्यूट्रिशन वाइज जो है वो बच्चे बहुत ज्यादा जंक खाते हैं, प्रॉपर तरीके से खाना अपना खा नहीं रहे होते हैं। जहाँ पे हम कहते हैं कि जी आपको सब्जी भी खानी है, दाल भी खानी है, रोटी भी है और गोश्त भी है, सारा कुछ आपको खाना है, लेकिन वो चुन चुन के कुछ ना कुछ खा रहे होते हैं और एक कंप्लीट जो है वो आप इसमें सख्ती करने वाली अम्मा हो जो डांटती डपटती है, कहती नहीं भिंडी खानी है आज अगर बनी है, या नहीं यू लेट देम? नहीं, आई डू लेट देम, लेकिन ये कि आई टेल देम कि यू हैव टू ट्राई एवरीथिंग, ताकि ये कि और अब जो है वो ट्राई कर करके फिर मेरी जो बेटी है उसको फिर दाल का बहुत ज्यादा शौक है, मेरा बेटा वो करेला तक खा लेता है। अच्छा। so, ये कि ट्राई करा के, और फिर ट्राई कराना बहुत जरूरी है। दैट्स व्हाट आई फील कि भी अगर बना हुआ है तो एटलीस्ट ट्राई करो, एंड टेस्ट उसी तरीके से डेवलप होता है। सो इसी तरीके से जहाँ तक दूध की बात आती है, वहाँ पे अगेन अगर आप सादा दूध अपने बच्चे को देते हैं तो शुरू में तो हम बहुत जब बच्चे छोटे होते हैं तो हम बहुत एम्फसाइज कर रहे होते हैं इस चीज़ पे कि नहीं दूध के अंदर जो है वो एक्स्ट्रा ग़िज़ाइयत जो है वो अगर हम डाल रहे होते हैं तो, लेकिन फिर जब बच्चा बड़ा हो रहा होता है दे नीड द सेम अमाउंट ऑफ न्यूट्रिशन एज वेल एंड टेस्ट एज वेल। तो अगर सादा दूध देना है तो वो बच्चे तो एट टाइम्स उसका सादा दूध पी भी नहीं अक्सर बच्चों को आजकल दूध से वो कहते हैं स्मेल आ रही है, टेस्ट नहीं अच्छा लगता है। हमेशा से यही था कि जी उसको लाइक स्मेल आती है या वो उसको ठीक तरीके से वो टेस्ट वो नहीं, या तो उसमें भर के चीनी डालनी है या उसमें भर के शहद डालना है या उसमें, तो फिर आप इतनी जहाँ पे अगर आप चीनी ऐड कर रहे हैं वहाँ पे उसको उसमें आप एक हॉर्लिक्स जैसी ड्रिंक ऐड कर लें ताकि उसके अंदर मिठास भी आ जाए, टेस्ट भी आ जाए, एंड ऑफ कोर्स न्यूट्रिशन भी आ जाए। और अगर वो कह रहे हैं कि टॉलर, स्ट्रॉन्गर एंड शार्पर, यही 3 चीजें तो हैं जो हम बच्चों में चाह रहे होते हैं कि एक तो फिजिकली बेहतर हो, स्टेमिना में, और उसके साथ साथ फिजिक में, और तीसरी बात ये कि मेंटली स्ट्रांग हो। मेंटली स्ट्रांग होना आजकल बहुत उसके ऊपर जो एक जोर है, बिकॉज ऑफ कोर्स कंपटीशन का दौर है, देयर इज अ लॉट ऑफ डिमांड फॉर हाईली क्वालिफाइड स्टूडेंट्स, एंड उसके अंदर ये है कि अब अगेन न्यूट्रिशन अगर आपकी लैकिंग होगी तो अब हमें सबको मालूम है, एज फार एज मदर्स आर कंसर्न, वी ऑल नो कि भाई व्हाट इज इट दैट इज रिक्वायर्ड फॉर अ शार्पर ब्रेन, जिसके अंदर आपकी ओमेगा 3 आते हैं, आपकी इतनी ज्यादा जो है मिनरल्स आती हैं विच आर इम्पोर्टेंट फॉर द
प्रॉपर ब्रेन डेवलपमेंट एज बिल्कुल, वेल। हाँ। जब बच्चे बहुत ही ज्यादा लेथार्जिक होते हैं, वो फोकस नहीं कर पा रहे होते, वो मतलब उनको इंटरेस्ट नहीं होता है, लेजी होते हैं, तो फिर उनकी न्यूट्रिशन में भी कमी होती है। इट्स नॉट जस्ट कि जी वो अगर उनकी नींद पूरी नहीं हुई या अगर वो, तो न्यूट्रिशन में भी कमी होती है। तो इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ एवरीथिंग। आपकी सही न्यूट्रिशन होनी चाहिए, आपकी सही फिजिकल एक्टिविटी होनी चाहिए, तो उसी तरीके से आप जो हैं वो मेंटली स्ट्रांग भी होते हैं। बिल्कुल सो दैट इज ऑल समथिंग दैट यू कैन गेन फ्रॉम ड्रिंकिंग एडिक्वेट लाइक यू नो लाइक अमाउंट ऑफ न्यूट्रिशन लाइक इन हॉर्लिक्स। बिल्कुल सही। आप में से कुछ लोग पूछना चाह रहे थे सवाल। मेरा क्वेश्चन ये है, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि कुछ बच्चे होते हैं जो कि फोर्सफुली उन्हें जो है इस चीज़ के लिए करना पड़ता है कि आप ये ड्रिंक पियो, आपको ये पीना है, इससे आप स्ट्रॉन्ग होगे, यानी कि आपकी हाइट अच्छी होगी। लेकिन बच्चे बहुत ज़्यादा ज़िद्दी टाइप के होते हैं, वो नहीं पीते हैं, या वो कहते हैं कि एक ही टेस्ट है, अब मुझे बार बार ये डेली नहीं पीना, आप चेंज उनका करो। मॉडस ऑपरेंडी पूछना चाह रही हैं कि वो बच्चों को कैसे बिल्कुल, कि पिलाती किस हैं? तरीके से हम फोर्स कर अच्छा, सकते हैं ठीक बच्चों है। को। क्या तरीका है आपका जिस तरह से आप देखिए बच्चों अगेन आई मीन जहां तक बात आती है, आई मीन बच्चे तो अगर जिद्दी हों तो उनको तो तरीका तो है ना, उनको सही तरीका होना चाहिए। उनको भले आप बैठ के समझाएं उनको, या थोड़ा सा जोर भी जो है वो एट टाइम्स इम्पोर्टेंट हो जाता है, ताकि बच्चों को मालूम हो कि भी सिर्फ जो जोर तक बोला काम जा चल रहा जाता है या नादिया कभी कभी चलता है? नहीं, मतलब एक्चुअली ऑनेस्टली फिजिकल या मतलब मार कुटाई का मतलब वो अभी तक जो है वो जरूरत नहीं पड़ी उस वक्त तक, अब तक यू नो। तो उसमें ये कि डेफिनेटली अच्छा उस अभी फॉर एग्जांपल एज फार एज द पेरेंटिंग बिट गोज कि माय हस्बैंड इज एक्सट्रीमली लीनियंट और मैं उतनी ही स्ट्रिक्ट हूँ। तो फिर अगर हस्बैंड की बात तक से मान लेते हैं वो, और जाहिर है प्यार मोहब्बत से तो मान ही लेते हैं, लेकिन अगर वो नहीं मानते हैं तो फिर देन आई विल स्टेप इन कि नहीं ये दिस इज इम्पोर्टेंट एंड इफ आई हैव सेड इट देन दे विल डू इट बिकॉज उन्हें पता है कि अब अम्मा जो है ये वीटो पार है, इससे ऊपर अब हमारी कहीं कोई सुनवाई नहीं होने वाली है। एग्जैक्टली, तो देन दे हैव टू फिनिश इट नो मैटर व्हाट। अच्छा, वालिद का कॉपरेशन कितना होता है? क्योंकि कभी कभार ये भी चल रहा होता है कि नहीं ये करना है, और वो कह रहे थे छोड़ो ना, रहने दो, क्या तुम उस पर खामखा जुल्म कर रही है, भी छोड़ो। हाँ बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है। तो उसमें ये कि जहाँ बट अगेन यू नो लाइक ये जो चीज़ इम्पोर्टेंट है, फॉर एग्जांपल न्यूट्रिशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो वहां पे कॉम्प्रोमाइज तो नहीं कर सकते ना आप। और चीजों में कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं कि अच्छा चलो बच्चे को खिलौना चाहिए या नहीं चाहिए, तो अगर बच्चा इंसिस्ट कर रहा है कि नहीं चाहिए और मैं कहूंगी कि नहीं उसको देना है, और उस तरीके से अगर यू नो बाप कह देगा कि नहीं अच्छा चलो यार कुछ नहीं होता, मैं तो उसमें वन कैन कॉम्प्रोमाइज, पर इन एजुकेशन और इन न्यूट्रिशन नो वे, उसमें नहीं चलता। कुछ और लोग अगर जी, कुछ मेरा एक बात क्वेश्चन करना- जी एज़ कम्पेयर टू पास्ट अभी जो है बच्चों पे प्रेशर भी काफ़ी होता है स्टडी का और बाकी एक्टिविटीज़ होती हैं ड्यू टू टेक्नोलॉजी। इसमें सिर्फ ये है कि अभी हॉर्लिक्स जिस तरह है ये काफ़ी स्ट्रॉन्गर और टारर बच्चों को बनाता है। इसमें एक इशू आता है कि इसका जो फ्लेवर है वो चॉकलेट में अवेलेबल है, जबकि मोस्टली जिस तरह मेरे बेटे हैं ये चॉकलेट पसंद नहीं करते, तो इसमें क्या हॉर्लिक्स और भी फ्लेवर्स में हाँ फ्यूचर में है? बिल्कुल ऑल फ्लेवर्स में है, आई थिंक मॉल्ट में है एंड चॉकलेट में भी है। सो जो मॉल्ट फ्लेवर है वो उसका भी बहुत मजे का टेस्ट होता है, तो टेस्ट वाइज जो है वो उसमें आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं कि सिर्फ चॉकलेट नहीं है उसके अंदर, उसके अंदर लेकिन flavors हैरत हैं। इस बात है कि आपके बच्चे चॉकलेट पसंद नहीं करते, क्योंकि बच्चे तो अमूमन चॉकलेट क्रेजी होते हैं, वो तो बहुत ज्यादा क्रेजी तो होते हैं। एक जो मेरी बेटी है वो तो क्रेजी है, लेकिन जो मेरे बेटे हैं वो कहते हैं नहीं चॉकलेट नहीं लेनी, चॉकलेट नहीं लेनी। वो रेड कलर बेसिकली वो कहते हैं दूध में वो रेड कलर का जो सिरप है वो डाल के दें, लेकिन ब्लैक कलर ना हो उसमें। ब्लैक कलर ना। अच्छा। अच्छा, बिल्कुल सही। हाँ अगेन आई थिंक कि जो इनिशियल जो कंडीशनिंग की बात होती है ना कि आपने अगर शुरू से ही उसको वही वाला दूध दिया है तो फिर अब उसको वही वाला दूध चाहिए, तो एक कंडीशनिंग की भी बात होती है कि भी अच्छा हाँ क्या चीज जो है वो, पर अभी अगर छोटा है बच्चा तो फिर यू नो आप उसको थोड़ा बहुत गिव एंड टेक कर सकते हैं कि अच्छा चलो एक जो है वो तुम रेड पी लो और एक तुमने ये तो पीना है, तो इस तरीके से, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उसको फेज आउट करके यू नो ब्रिंग इट ऑन टू ओनली हॉर्लिक्स। बिल्कुल मेरा सही। एक और क्वेश्चन है कि अब जिस तरह बैलेंस डाइट इज इम्पोर्टेंट फॉर द ग्रोथ ऑफ द किड्स,
तो उसमें ये है कि अगर हम हॉर्लिक्स इनको दें तो उसमें जो नॉर्मल इनकी डाइट है क्या वो डिस्टर्ब नहीं हो जाती कि इनका पेट तो फुल हो नहीं, जाता है? जहाँ पे अगर आप बच्चे को दूध दे रहे हैं तो उसमें आपने हॉर्लिक्स मिला के देना है, तो ये ऐसा नहीं है कि एक अलग से ही एक मील है। आप सब्स्टिट्यूट नहीं कर रहे हैं इसको सब्स्टिट्यूट नहीं नॉर्मल कर डाइट रहे के हैं, हाँ, साथ। ये एडिशन हो रहा है कि जाहिर है बच्चा अगर सुबह में दूध पीता है तो उसके साथ नाश्ता कर रहा है, तो जहाँ पे दूध पी रहा है वहां पे आप दूध के अंदर हॉर्लिक्स मिला के उसको दे रहे हैं, तो वो दूध भी पी रहा है और साथ में नाश्ता भी कर रहा है। दोपहर में जब खाना खाएगा तो खाने के साथ आप हॉर्लिक्स तो नहीं देंगे उसको, लेकिन ये कि खाने के साथ पानी पी रहा है जो भी है। उसके बाद शाम का जो वक्त आता है, अगेन बच्चे बाहर खेल रहे हैं, उनको उस वक्त जो है वो अगर भूख लगती है तो बजाय ये कि जी वो चिप्स खा लें या कैंडी खा लें या चॉकलेट खा लें, तो एटलीस्ट उस वक्त अगर उनको साथ में उनकी कोई ग़िज़ाइयत की भी एक ड्रिंक मिल जाए, तो मेरा तो यही कहना होता है कि भाई अगर तुम लोगों ने ये जंक खाना है तो साथ में तुम लोगों को दूध पीना जरूरी है, वरना नहीं मिलेगा। सही। So, तो ये अगर रिप्लेस चाहिए नहीं तो कर रहे फिर हैं आप, नॉर्मल जो ग़िज़ा है वो बच्चे को उसी तरह से देंगे, ये उसमें इजाफा कर रहे हैं कि जहाँ आपने दूध देना है उसके साथ आप हॉर्लिक्स देनी है ताकि उनको एक इजाफी जो ताकत है वो मिल जाए, जिसकी वजह से वो फिर वो स्ट्रॉन्गर, टॉलर और शार्पर जो है वो हो सके। अच्छा जी, नादिया कुछ बातें आपके हवाले से भी, कैसे आपने अपने आप को मैनेज किया और मेंटेन किया? माशाल्लाह यू डोंट लुक लाइक मदर ऑफ 4 एट ऑल। मैं सही कह रही हूँ ना? फिर इस पे ऐसे ऐसे थोड़ी कहेंगे, इसको थोड़ा सा जरा जबरदस्त अंदाज में कहेंगे ना। आप भी यही पूछना चाह रही हैं? माइक में कीजिएगा। मुझे इनसे ये क्वेश्चन करना है, नादिया यू आर सो गुड लुकिंग, मैंने ये पूछना है कि आपके जो बच्चे हैं उनमें से भी किसी का इस फील्ड में आने का है प्लान या? अच्छा, ये क्वेश्चन पार्ट 2 हो गया, पहले तो जो मैंने वो पूछा। तो एक अलग ही हम टॉपिक पे चले गए हैं। हाँ। अपने आप को मेंटेन करना ऑनेस्टली अभी जो है वो विदाउट डाइट एंड एक्सरसाइज इज नॉट पॉसिबल। अभी मेरा बच्चा जो है वो 9 महीने का है, तो अभी मैंने एक्सरसाइज वापस से शुरू की है, और बल्कि मेरी जो है ना टांगे अकड़ी हुई है, तो मेरे लिए इस वक्त जो है ना वो टांगों के एक दूसरे के ऊपर करना भी मुश्किल है, बिकॉज आई जस्ट रिसेंटली स्टार्टेड एक्सरसाइजिंग अगेन। बट मोस्ट सर्टेनली डाइट कंट्रोल इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड कैसे डाइट कंट्रोल करती हैं? उसके लिए भी सेंसिबल डाइट कंट्रोल जरूरी है। सेंसिबल डाइट, हाँ, फाके तो इज नॉट डाइटिंग, ठीक है ना, स्टार्वेशन इज नॉट डाइटिंग। जहाँ पे अगर आपको डाइटिंग करनी है वहां पे अगर आप भूखा रहेंगे तो कोई फायदा नहीं है। आपको प्रॉपर किस्म की, अगेन ग़िज़ाइयत की ही बात आ जाती है, जहाँ पे आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल की बात करते हैं वहां पे ग़िज़ाइयत का, प्रॉपर ग़िज़ाइयत की बहुत जरूर जो है ना इम्पोर्टेंस है। सो जिस टाइम इफ आई एम गोइंग फॉर एक्सरसाइज इन द मॉर्निंग, तो मैं जो हूँ वो खजूर खा लूंगी या कोई फ्रूट खा लूंगी, केला खा लूंगी, खजूर खा लूंगी, देन आई गो फॉर माई एक्सरसाइज। उसके बाद जब मैं वापस आती हूँ तो फिर मैं एक ग्लास दूध का पी लूंगी, क्योंकि मैं चाय वगैरह नहीं पीती, तो लाइक आई सेड आई विल हैव अ ग्लास ऑफ मिल्क, एंड देन उसके बाद फिर बट जब लंच टाइम आता है तो फिर नॉर्मल जो घर का खाना होता है मैं वही खा रही होती हूँ। एक इसमें चपाती, चावल सब कुछ शामिल होता है। चावल तो खैर मुझे वैसे पर्सनली नहीं पसंद है, ना मुझे मीठा पसंद है, तो चावल तो मैं इतना नहीं खाती हूँ। रोटी डेफिनेटली खाती हूँ, लेकिन ये कि रोटी जहाँ पे मैं अपने बेबी को फीड करा रही थी उस दौरान मैं 2-2, 2.5 रोटी खा लेती थी। अब जो है वो आहिस्ता आहिस्ता कम करके कि फिर अब मैं एक ही रोटी पे आ गई। अब आहिस्ता आहिस्ता वो एक रोटी भी आधी रोटी हो जाएगी। बट दोपहर का जो है मैं कोशिश करती हूँ कि मैं प्रॉपर तरीके से खाऊं, ताकि ये कि मेरा पूरा दिन जो है वो आगे होता है। एंड देन आई एम नॉट इन द हैबिट ऑफ मंचिंग या जो स्नैकिंग होता है वो मुझे नहीं। अगर अगेन स्नैकिंग का भी एक प्रॉपर, अगर आपको भूख लग रही है तो फिर बहुत से सब्स्टिट्यूट्स होते हैं स्नैकिंग के, जहाँ पे आपने रस खा लिए या चिप्स खा लिए या इस किस्म से, तो फिर आप नट्स खा सकते हो, आप सीरियल्स होते हैं, सीरियल बार्स होते हैं, प्रोटीन बार्स होते हैं, या अगर प्रोटीन बार्स भी ना हो आप नट्स खा लो। आप को बहुत ज्यादा भूख लग रही है तो आप थोड़ा सा फ्रूट खा लो, जिसमें खजूर इज वेरी लाइक हाई इन न्यूट्रिशन, इज हाई इन कैलोरीज एज वेल, बट दीज आर गुड कैलोरीज। सो अगेन हमें एम्प्टी कैलोरीज नहीं खानी है, हमें अच्छी कैलोरीज खानी, जो हमारी लाइक हमारी बॉडी में जो है वो कुछ जाके कुछ ग़िज़ाइयत, कुछ ताकत, कुछ प्रॉपर तरीके से अगर आपकी भूख को मारेगी वो, तो फिर एटलीस्ट आपको ग़िज़ाइयत भी साथ में। लेकिन ये सब कुछ करने के लिए टाइम मिल जाता है यानी जिम जाने के लिए? 9 महीने का बच्चा हो अगर माशाल्लाह से 3 और हो तो वो अम्मा को तो एक ने इधर से पकड़ा होता है, एक ने इधर से पकड़ा होता है। हमारे घरों में वुमन सीन चल रहा होता है। हाँ नहीं, सुबह जो बच्चे जब स्कूल चले जाते हैं, फिर जो 2 बड़े हैं वो तो 7, 7:15 बजे निकल जाते हैं सुबह,
फिर देन तो तीसरी वाली है वो फिर 8:45 तक वो निकलती है, तो फिर मैं जो हूँ वो 9 से 10 जाती हूँ, और बेबी उस वक्त एक्चुअली सो रहा होता है, तो फिर मैं बस मेड को बोलती हूँ कि भाई इस पे ध्यान रखना, ताकि ये कि अगर ये उठ जाए तो फिर डेफिनेटली, लेकिन उसको भी सुबह दूध दे के फिर मैं जाती हूँ, ताकि ये कि फिर 9 से 10 जो है आई विल गो टू द जिम, देन आई विल कम बैक। उस वक्त तक जो है वो अगर बेबी उठा हुआ होता है या सो रहा होता है, वो अब किस्मत की बात है क्योंकि पता नहीं लगता उसका, कभी उठा होता है कभी सो रहा होता है। एंड सो या सुबह में टाइम निकालना होता है। एंड देन ये है कि क्योंकि आई डू लिव विथ माय मदर इन लॉ, तो फिर ये कि उसमें एक हेल्प सपोर्ट हो जाती है कि जहाँ पे अगर वो कुक आ रहा है खाना बनाने के लिए या मासी आ रही है, तो एटलीस्ट सुबह की जो रूटीन है वो शुरू हो जाती है। फिर ऑफ कोर्स जब तक मैं आती हूँ तो उस वक्त तक मासी नीचे का काम करके फिर वो ऊपर आ जाती है, फिर मैं ऊपर के भी काम का मैं कर रही होती हूँ कि चल किस तरीके से सफाई की, क्या किया, बट ध्यान तो देना पड़ता है। लेकिन ऑफ कोर्स ऐसा नहीं है कि हर एक के घर में जो है वो लोग खुद ही सफाइयां करें, हर एक के घर में मासियां आती, तो इस तरीके से मेरे घर में भी मासी आती है। क्या आसान है मैनेज करना, मेंटेन करना, सुपर मॉम या सुपर मॉडल? क्या चीज, क्या किस आसान चीज है? को, हाँ, किस चीज, कौन सा जरा इजियर टास्क है I think, to definitely remain super super model for such a long time, या फिर ये कि to be a super mom? नहीं, I think the super model bit is perhaps much easier. The super mom bit, no way. अच्छा। It requires a lot of patience और बहुत ज़्यादा उसमें एक कांस्टेंट कमिटमेंट, इट इज़ अ लाइफ टाइम कमिटमेंट, इट्स एक पूरा आपका ज़िंदगी का जो एक निज़ाम होता है वो आपका ऊपर नीचे हुआ होता है। एंड उसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो मैं फील करती हूँ वो ये कि आपको अगेन एज अ मदर आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड एंड रियलाइज कि आप हर चीज में आप परफेक्ट नहीं हो सकते हैं, और आपको हर चीज खुद भी करना जरूरी नहीं होता है। अगर आपको किसी की हेल्प अगर आपको मिल रही है, इफ यू आर लकी इनफ, या इफ यू आर अगर आप अगेन लाइक चाहे वो आपकी अपनी माँ हो या आपकी सास हो या आपकी फैमिली में कोई हो, अगर आपको हेल्प मिल रही है तो एक माँ के लिए ये अवेल करना बहुत जरूरी है। एंड आई डोंट थिंक कि एक माँ को इस चीज के बारे में गिल्टी फील होना चाहिए कि हाय यार मैं जो हूँ वो नहीं उसका किया, तो जी मेरी सास कर रही है, मेरी माँ कर रही है, सो बिकॉज इट इज इम्पोर्टेंट कि आप जो है वो अपने लिए भी थोड़ा सा कुछ टाइम निकालें। अच्छा, लेकिन हमने जो सुना है कि मॉडल्स जो हैं एनोरेक्सिक होती हैं, वो नहीं इतनी डेफिशिएंट होती हैं, या वो अब जीरो साइज रखने के लिए बहुत सारी ऐसी करती हैं। टू बिकम मदर आपको रिस्क तो करना होता है ना एक दफ़ा कि आप हो सकता है यू मे नॉट गेट बैक टू योर सेम साइज सेम शेप। आपको डर लगता था कभी सोचा इस बारे में? हर वक्त। अच्छा, तो फिर ये जो रिस्क फैक्टर है लेना कि नहीं इवन इफ आई विल नॉट बी बैक इन माय शेप सो आई वांट टू हैव बेबी, वो तो शुरू में अगेन व्हेन आई हैड गॉटन मैरिड तो विदाउट प्रॉपर प्लानिंग बस बेबी हो गया। सो उसके बाद जब हो गया तो मैंने कहा अच्छा यार अब एक अगर हो गया तो दूसरा भी फौरन करो ताकि मैं वापस से शेप में आ जाऊं। एंड ऑफ कोर्स आई हैव ऑलवेज बीन इनटू फिटनेस तो मुझे ये था कि चाहे जो भी हो अब जाहिर है आई डिड नॉट नो कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी क्या होगा, हाँ। लेकिन लकीली मैंने इतना वेट नहीं पुट ऑन किया। जो मिनिमम अमाउंट होता है वेट गेन करने का 12 kg होता है, मैंने उतना ही गेन किया। तो क्या उसमें आप कुछ खास तरह से डाइट अपना स्केड्यूल करती थी कि बच्चे भी हेल्दी हों और आप भी इतना ना गेन करें? नहीं, नथिंग मच। आई मीन बस समहाउ गेन ही नहीं हुआ बिकॉज अगेन perhaps my body type is like that कि इतना गेन नहीं हुआ, बल्कि गेन करने में मुश्किल होती थी और खास तौर पे बेबी का वेट गेन होने में मुश्किल होती। तो सबसे पहला जो बच्चा था वो काफी कमजोर था और जो सबसे आखिरी वाला था वो सबसे हेल्दी था क्योंकि उस वक्त तक आई थिंक माय बॉडी हैड परहैप्स बिकम यूज्ड टू इट या आई डोंट नो व्हाटएवर इट वाज। लेकिन जो आखिरी वाला बच्चा था वो सबसे हेल्दी था, जो सबसे पहला था वो सबसे कमजोर था। आहिस्ता आहिस्ता बच्चे जो है ना वो हेल्थ में बढ़ते गए। और अम्मा शुक्र है इतनी हेल्थ में नहीं बढ़ी, लेकिन ये कि हर दफा में 12 kg ही मैंने वेट पुट ऑन किया तो वो उसको फिर लूज करना भी आसान हो गया। अच्छा, देयर सो मेनी कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट्स एंड प्रोसीजर्स अवेलेबल आजकल, तो आप समझती हैं कि आप ऑप्ट करेंगी उनको या ऑप्ट करने की जरूरत पड़ती है, और आपकी क्या सजेशन होगी इस पे? बहुत सारी खवातीन जो देख रही हैं। देखिए, जहाँ तक अगर एक रियली इफ यू फील द नीड, बिकॉज
जहाँ पे अगर एक कोई भी, चाहे वो मर्द हो या औरत हो, एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, ग़िज़ाइयत भी वो सही तरीके से हासिल कर रहे हैं, लेकिन ऑफ कोर्स कुछ हेल्थ प्रॉब्लम्स ऐसे होती हैं कि जो आपके वेट को जो है वो थोड़ा सा स्टैग्नेंट ही करते हैं। तो वहाँ पे अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं लेकिन आपका स्टबर्न एरियाज हैं जहाँ पे फैट नहीं आपका हिल रहा, फॉर एग्जांपल आपके लव हैंडल्स हैं या आपके शोल्डर का एरिया है या आपके थाइस का एरिया है, तो वहाँ पे आप लाइक सर्जिकल इंटरवेंशन करके उस फैट को रिमूव कर सकते हैं। एंड अगेन लाइक आई मीन वुमेन आर बिकमिंग वेरी कॉन्शियस ऑफ एजिंग, उनको और प्रीमेच्योर एजिंग होती है। देयर इज आई मीन मैं देखती हूँ कि देयर आर वुमेन हु आर लाइक 30 इयर्स ऑफ एज और 27 to 30 इयर्स ऑफ एज एंड दे लुक लाइक देयर अराउंड 40 इयर्स ओल्ड। तो चाहे वो जो भी वजह हो, चाहे वो लैक ऑफ प्रॉपर न्यूट्रिशन हो, लैक ऑफ एक्सरसाइज हो, लैक ऑफ गुड जीन्स हो, लैक ऑफ स्लीप हो, स्ट्रेस हो, जो भी है, लेकिन जाहिर है दे बिकम कॉन्शियस कि हम जो है वो अपनी उम्र से ज्यादा लग रहे हैं। तो वहां पे भी जब अगर इस किस्म की ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं, जो एक्चुअली मैं अपने सैलून में भी ऑफर करती हूँ, तो फिर मोस्ट सर्टनली दे मेक गुड यूज ऑफ इट। एंड उसका जो है वो अगेन एक बैलेंस में आप रहें तो फिर हर चीज ही अच्छी लगती है। तो आप खुद पे ट्राई करती हैं, आप करने की हक में है, जहाँ जरूरत पड़े, जितनी जरूरत पड़े। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। इट वाज वंडरफुल हैविंग यू एज ऑलवेज नादिया। बहुत अरसे के बाद मुलाकात हुई, लेकिन जब भी आपसे मुलाकात होती है किसी और स्क्रीन पर या किसी मैगजीन में आपकी छपी हुई पिक्चर को देखे, तो हमेशा कमेंट यही होता है कि यू आर वन वंडरफुल वुमन। सो गॉड ब्लेस यू एंड वी विश यू टू रिमेन हैप्पी एंड सक्सेसफुल एज एवर एज ऑलवेज। थैंक यू फॉर बीइंग विद मी। हम रुक रहे हैं, ब्रेक ले रहे हैं, और ब्रेक के बाद आपसे मुलाकात हमारे अगले मेहमान के साथ। खुश आमदीद जनाब। मेरे अब जो मेहमान हैं उनसे आपकी मुलाकात अक्सर होती है बहुत सारे बहस मुबाहिसों के साथ, बहुत सारी ऐसी बातें जहाँ पे कि हम पॉलिटिकल या फिर मुल्क की हालात के ऊपर तबसरे और तज्ज़िये और बातें और ख़बरें सुन रहे होते हैं। अब बहुत सारे चैनल्स पे इन्हें हमने देखा और हर चैनल पे हमें ये अपनी एक जगह और मकाम बनाते हुए नजर आए, लेकिन फिर दूसरे चैनल पर चले जाते हैं। मेरे साथ हैं आदिल अब्बासी। अस्सलाम वालेकुम। आदिल साहब कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र, ज़बरदस्त। आज हमारे कलर मैच कर गए, हमने पहना हुआ है। जी बिल्कुल, हुस्न इत्तेफाक से। ये हुस्न इत्तेफाक है बिल्कुल। हाउ इज लाइफ? लाइफ गोइंग गुड अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, तो कैसे आना हुआ आपका न्यूज़ एंड करंट अफेयर्स की तरफ और टेलीविजन की तरफ? न्यूज़ एंड करंट अफेयर्स एक तो पैशन था मेरा, लेकिन मैं ये समझता था क्योंकि जिस टाइम पर हम स्टूडेंट थे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पाकिस्तान में बहुत ग्रो कर रहा था। हाँ। और मुझे लगता था कि इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए हम अपनी बात, मासेस की बात वहाँ तक पहुँचा सकते हैं जहाँ तक लोगों के मसाइल पहुँचने चाहिए या हल हो सकते हैं। तो मुझे फील होता था कि हम जिस तरह मैं सोचता हूँ और जो बात अपनी पहुँचाना चाहता हूँ उन लोगों तक जो हुक्काम बाला हैं, जिनके पास इख्तियार है, इक़्तिदार है, तो मैं समझता था कि अगर मैं खुद भी इस फील्ड का हिस्सा बन जाऊं तो बराह रास्त अपनी और उन लोगों की बात उन लोगों तक पहुंचा सकता हूं जिन्होंने उनके मसाइल हल करने। तो ये मतमा नज़र था मेरा। तो स्टूडेंट लीडर थे फिर आप? स्टूडेंट लीडर मैं कभी इसलिए नहीं बन सका कि मेरे पेरेंट्स जो हैं वो स्टूडेंट पॉलिटिक्स के बहुत खिलाफ थे। सही। तो वहाँ पर लीडर खुद साख्ता तौर पर लोग बना देते थे, लेकिन मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी का या किसी ऐसे सेटअप का कभी हिस्सा नहीं रहा क्योंकि मेरे पेरेंट्स बहुत अगेंस्ट थे इसके। अच्छा, लेकिन आगे आगे होकर वो नारे लगाना या एक वो जो कभी नहीं किया, कभी नहीं किया। बल्कि अपना ग्रुप बन जाता था, उसका लीडर बन जाता था, लेकिन पॉलिटिकल एफिलिएशन मैं आपको बता रहा हूँ बड़ा प्रेशर था पेरेंट्स की तरफ से कि स्टूडेंट लाइफ में आप लोगों ने किसी पॉलिटिकल पार्टी से कोई एफिलिएशन नहीं रखनी। हालांकि उन्हें पता भी था कि मुझे पॉलिटिक्स का बहुत शौक है। अच्छा। अगर मैं शायद आज जर्नलिस्ट या एंकर ना होता तो मैं सियासतदान या क्रिकेटर होता। अच्छा, वाकई? तो उन दोनों शोबों में तो मैं फेल हो गया। वैसे मिलते जुलते हैं सियासतदान और क्रिकेटर, दोनों तकरीबन एक ही काम कर रहे होते हैं। दोनों रन्स बना रहे होते हैं। हाँ, रन्स बना रहे होते हैं, स्कोर कर रहे होते हैं, कमा रहे होते हैं। वो खेल में सियासत कर रहे होते हैं, सियासत खेल रहे होते हैं। सो तकरीबन खासी फेमिलियरिटी है ना, खासी कमाल चीज़ है। अच्छा, तो इवेंचुअली आप एंडेड अप डूइंग मीडिया, लेकिन क्या इरादा था, ट्रैक क्या था, किस तरफ जा रहे थे आप, और कैसे फिर आपने वहाँ से टर्न लिया और कैसे फिर सोचा कि इसमें एंटर होना है?
टू बी वेरी ऑनेस्ट ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपने मुझसे पूछा है। मैं और भी प्रोग्राम्स में वैसे यूजुअली कम जाता हूँ, लेकिन जब जाता हूँ तो ये सवालात ज़्यादातर करंट अफेयर से रिलेटेड होते हैं या पर्सनल लाइफ। मैं आई वांटेड टू बिकम अ क्रिकेटर, मुझे इतना शौक था क्रिकेटर बनने का, लेकिन व्हेन आई वाज 19 ईयर ओल्ड समबडी सेड, एक अच्छे क्रिकेटर ने मुझे कहा, बाद में वो क्रिकेटर मेरे बहनोई भी बन गए। अच्छा, हाँ। तो उन्होंने मुझे ये कहा कि आपकी एज जो है ज़्यादा हो गई है, 19 ईयर्स, और 16 ईयर आप लेवल खेलने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये बेहतर होगा कि आप जो है क्रिकेट के ख्वाब देखना छोड़ दें, क्योंकि आप क्रिकेट में उतने टैलेंटेड नहीं हैं। अच्छा। हालांकि मुझे लगता था कि मैं क्रिकेट खेल सकता हूँ, लेकिन चूंकि वो एक सीनियर क्रिकेटर भी थे, उन्होंने बड़े अच्छे लेवल पर पाकिस्तान लेवल पर जो है वो अंडर 19 लेवल पर क्रिकेट खेली थी, तो मुझे लगता था वो क्रिकेट के पीर हैं। अब उन्होंने कहा है तो शायद ये बात ठीक ही होगी, तो मैं बहुत जल्दी जो है उनकी बात में आ गया और मैंने क्रिकेट से जो है खुद को दूर कर लिया। अच्छा। फिर मेरा ख्याल था, जिस तरह मैंने आपको बताया कि जब यूनिवर्सिटी में आए, कॉलेज गए, तो फिर ख्याल था कि पॉलिटिक्स कर सकते हैं, सियासत अच्छी की जा सकती है, या सियासतदान बन सकते हैं। वो ख्वाब माँ बाप ने पूरा नहीं होने दिया, उन्होंने कहा कि आप सियासत नहीं कर सकते, इस घर में नहीं कर सकते, इस घर से बाहर कर सकते हैं। ठीक। तो फिर मैंने रियलाइज किया कि ये दो शोबों में तो मैं कुछ नहीं कर सकता। फिर जिस तरह मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जिस तरह पावरफुल हो रहा था पाकिस्तान में या स्प्रेड कर रहा था, चैनल्स नए खुल रहे किसको थे, देख के इंस्पिरेशन हुई कि यार आई वांट टू बिकम लाइक मुझे बीबीसी पे स्टीफन सैकर बहुत पसंद है। 1-to-1 इंटरव्यूज करते हैं हार्ड टॉक के नाम से, उनसे very popular इंस्पायर हूं। स्टीफन की जो है वो एंकरिंग का स्टाइल मुझे बहुत पसंद था, तो उनसे वो तो वैसे ही बहुत आई मीन सॉर्ट ऑफ लेजेंड कि जिस तरह से उन्होंने अपने आप को Exactly. बनवाया हुआ है, इतना रिसर्च बेस्ड, इतना थॉरली रिसर्च वो एक प्रोग्राम कर रहे होते हैं। और आप जानती हैं कि बीबीसी में जो है वो जिस फील्ड में भी रिपोर्टर्स जाते हैं, न्यूज़ एंकर्स जाते हैं, उनको पहले फील्ड में काम करना पड़ता है, फिर वो स्क्रीन पे आते हैं। हमारे यहाँ पहले स्क्रीन पर आते हैं, उसके बाद फील्ड में जाते हैं। तो स्टीफन से इंस्पिरेशन थी, उनको बड़ा फॉलो करता था मैं। हार्ड टॉक मुझे बहुत, मेरा फेवरेट प्रोग्राम भी है। इसके अलावा पाकिस्तानी जर्नलिस्ट बहुत अच्छे हैं, एंकर्स बहुत अच्छे अच्छे एंकर्स हैं, उनसे भी जो है उनमें कौन? बहुत सारे नाम है, मेरा ख्याल है दोस्त भी हैं, जिस किसी एक का नाम ले दूंगा तो शायद दूसरे नाराज हो जाएंगे, लेकिन ये नाइंसाफी है फिर अगर लेकिन उनके साथ नाइंसाफी हो जाएगी जिनका नाम नहीं लिया। लेना बहुत सारे बनता है। दोस्त हैं, बहुत अच्छे जो है यहाँ पर एंकर्स हैं पाकिस्तान में, जिन्होंने बड़ा काम किया है, बड़े सेक्रीफाइसेस हैं, उन्होंने बड़े मुश्किल वक्त में काम किया है। इन लोगों की वजह से ही जो है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का, अगर मैं पर्टिकुलरली कहूँ, क्योंकि प्रिंट मीडिया में भी बहुत सारे जर्नलिस्ट की कुर्बानियां हैं, बहुत एफर्ट है, तो बड़े अच्छे अच्छे लोग हैं, बड़े अच्छे एंकर्स हैं जिनको नाम नहीं ले रहे आप, देखकर देखा अब आप सियासत करते चले जा रहे हैं। वो सियासत का शौक अब सहाफत में पूरा हो रहा है। हाँ, मुझे पता है सहाफत में भी सियासत का शौक पूरा 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 होता है। जाहिर है, क्योंकि हम लाजिम मलजूम हैं एक दूसरे के लिए। जर्नलिस्ट जो हैं वो हर वक्त अरे क्या सियासतदानों जर्नलिस्ट के नॉन साथ, पॉलिटिकल होते हैं? देखिए पॉलिटिकल एफिलिएशन तो सबकी होती है, आपकी भी होगी, मेरी भी है, हम वोट भी कास्ट करते हैं, हमारा टिल्ट भी होता है, हम लाइकिंग डिसलाइकिंग भी होती है, लेकिन ये डिपेंड करता है कि क्या वो अपनी पर्सनल एफिलिएशन को या अपनी अटैचमेंट को या अपनी एसोसिएशन को जो है वो स्क्रीन के ऊपर या अपने प्रोफेशन के ऊपर लेकर आते हैं या नहीं। मेरा ख्याल है जो लोग ऑनेस्टी से काम करते हैं बावजूद उनकी किसी पार्टी से वाबस्तगी हो, और अगर वो स्क्रीन के ऊपर उसको जाहिर नहीं करते तो वो तो ठीक है। वैसे जर्नलिस्ट जो है उनकी पॉलिटिकल एफिलिएशंस होती हैं। जी बिल्कुल। और मुश्किल होता है जानिबदार और गैर जानिबदार सहाफत? मुश्किल हो जाता है, समटाइम्स ऐसा होता है कि आपके पास ऑप्शन नहीं रह पाता कि आप किस तरफ जाएं, लेकिन उसमें ये है कि अगर जब लिफाफे दोनों तरफ से एक जैसे मिल रहे हो तो फिर मुश्किल हो जाता है किधर जाना है। जी जी, लेकिन नहीं, उसमें होता है, ये जो हम ऑब्जेक्टिविटी होती है ना। कहते देखिए आप घर में भी आपके डिफरेंसेस होते हैं, आप घर में अपने भाइयों से भी इख्तिलाफ करते हैं, अपने पेरेंट्स से भी इख्तिलाफ करते हैं, कजन से भी करते हैं। इसी तरह अगर आप किसी पार्टी की पॉलिसी को पसंद करते हैं, उसके मैनिफेस्टो को आप जो है वो समझते हैं कि वो पाकिस्तान में कोई चेंज ला सकता है, लेकिन अगर उसकी किसी एक पॉलिसी से, किसी एक पॉइंट से आपको इख्तिलाफ हो तो आप ऑब्जेक्टिविटी को मतमा नज़र रखें और ऑब्जेक्शन करें। आप बेशक वोट कास्ट करें आप, लेकिन उसकी पॉलिसी से अगर आपको लगता है कोई नुकसान हो सकता है तो उस पर तनकीद करें। अच्छा, क्या लिफाफा जर्नलिज्म है हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में? और ये जो हम बातें सुनते हैं कि जी बहुत सारे इंटरनेशनल फंडिंग की गई है बहुत सारे चैनल्स को, और बहुत सारे जर्नलिस्ट जो हैं वो पेड हैं या हो सकते हैं, या बहुत सारा इंटरनेशनल एजेंडा जो है उसको इस तरह से हमारी स्क्रीन्स के थ्रू लोगों के घरों तक, जहनों तक पहुँचाया जाता है, और वो जिसे कहते हैं विनिंग हार्ट्स एंड माइंड डिवाइस, टेलीविजन को विनिंग हार्ट्स एंड माइंड डिवाइस कहा जाता है। सो इसको यूज़ किया जा रहा है कि राय आमा को इस्तवार किया जाए उनके हक में या उनके कुछ मफादात के हक में। इज दिस ट्रू? बिल्कुल होता है, लेकिन इस बारे में कोई एविडेंस प्रोड्यूस करना स्टेट का काम है। होता है, होता होगा भी।
लेकिन मैं इस मामले पर हतमी राय इसलिए नहीं दे सकता कि मेरे पास कोई शवाहिद मौजूद नहीं है। लेकिन हालात व वाक़यात बताते हैं कि लोग यहाँ पर एजेंडा परसू करते हैं, हालात व वाक़यात बताते हैं यहाँ लोग पैसे लेते हैं, हालात व वाक़यात बताते हैं कि लोग अपने मफादात के लिए जो है वो किसी हद तक भी चले जाते हैं, उसमें सहाफ़त पसपुश्त और बैक बर्नर में इश्यूज चले जाते हैं और वो खुद अपने मामलात को सेटल कर रहे होते हैं। लेकिन अगेन इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री या पैमरा या दीगर इदारे जो इस मुल्क के रियासती इदारे भी जो हैं, अगर वो ये समझते हैं कि कोई मुल्की मफाद के खिलाफ काम कर रहा है और उनके पास एविडेंस है उनके अगेंस्ट, तो उन्हें इनिशिएट करना चाहिए। ऐसा होता है, लेकिन इसकी सबूत और शवाहिद ज़रा जमा करना मुश्किल काम। सही। अच्छा, मैं आपसे ये भी पूछूंगी और जानना चाहूँगी कि कैसे इस फील्ड में कामयाब हुआ जा सकता है। आपने कैसे अपने लिए रास्ता एंट्री का चुना? क्या इतना आसान है? जो लोग देख रहे हैं उनमें से अब हर कोई इतना ल्यूक्रेटिव लगता है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे, पावर इसमें है, पैसा इसमें है, और क्या वाकई इतना पैसा और इतनी पावर है जितनी हम लोगों को नज़र आ रही है? और क्या आप सजेस्ट करेंगे कि बाहर से आने वाले बहुत सारे नौजवान जो हैं वो भी इसको अपना मुस्तकबिल का एक प्रोफेशन समझकर इस तरफ आने की कोशिश करें? लेकिन उससे पहले ब्रेक ले लेते हैं और फिर इन तमाम चीज़ों पर बात करेंगे। ब्रेक के बाद मुलाकात। खुशामदीद और सबब खैर जनाब। आज आदिल अब्बासी मेरे मेहमान हैं, न्यूज़ एंड करंट अफेयर एंकर्स। उनसे हमारी गपशप मुलाकात आप देख रहे हैं। अच्छा, मैंने आपसे पूछा था आना चाहिए और नौजवानों को आपकी तरह अभी भी रास्ते खुले हैं, इतने ही आसान हैं? क्या वो भी एक मुस्तकबिल का बहुत बड़ा जर्नलिस्ट, एंकर, पावरफुल स्ट्रॉन्ग मैन ऑफ दिस कंट्री बन सकते हैं? बिल्कुल आना चाहिए। आप अगर हार्ड वर्क करते हैं और किसी भी फील्ड में करते हैं तो आपको सक्सेस मिलती है। शॉर्टकट नहीं लगाने चाहिए। शॉर्टकट का रिजल्ट टेम्परेरली तो आपको बहुत अच्छा मिल जाता है, लेकिन वो लॉन्ग टर्म बेसिस पे आपको हेल्प आउट नहीं करता। आना चाहिए, लेकिन ये बहुत मुश्किल टास्क है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, जब मैं इस फील्ड में आया तो मुझे लगता था कि शायद स्क्रीन पर बैठने से ही आप जर्नलिस्ट बन जाते हैं या मसला हल हो जाता है, लेकिन इट्स अ लॉन्ग जर्नी। आप ये सोचकर आएँ कि आप जर्नलिस्ट, अच्छे जर्नलिस्ट बनना चाहते हैं तो आपको इस फील्ड में आना चाहिए। लेकिन अगर आप ये सोच के आएंगे कि मैं स्क्रीन पे आ जाऊं, मैं फेमस हो जाऊं, मुझे लोग देखें, पसंद करें, मेरे पास पावर आ जाए, मैं जो है वो बड़ा स्टार बन जाऊं, तो अहमकों की जन्नत में नहीं रहना चाहिए। बहुत मुश्किल काम है। करंट अफेयर्स इतना आसान टास्क नहीं है। पढ़ना पड़ता है, बहुत पढ़ना पड़ता है। पढ़ने के बाद समझना पड़ता है। सिर्फ पढ़ने से भी काम नहीं चलता। आपको डिफरेंट एंगल एक स्टोरी के लेने होते हैं। जब आप खबर देखते हैं, आपके लिए वो खबर होती है। जब हम खबर देखते हैं तो उसमें जाविये तलाश करते हैं। हमें जाविये तलाश करने पड़ते हैं। हमारा दिमाग 24 घंटे जाग रहा होता है। शायद रात को सोते हुए भी दिमाग जाग रहा होता है कि मैं उठूंगा तो पता नहीं क्या खबर होगी और मुझे उसका क्या, क्योंकि अगर आप एनालिस्ट हैं, अगर आप एंकर हैं, तो आप सिर्फ खबर से काम नहीं चलाएंगे। आपको उसमें अपने तज्जिए की सूरत में या किसी नए जाविये की सूरत में अपने व्यूअर्स को एजुकेट करना होता है, बताना होता है कि आप ये कर लें। तो आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए, लेकिन ये एक मुश्किल फील्ड है, इतनी आसान नहीं है। जो आए ये सोच कर आए कि मुझे बहुत यहाँ पर हार्डवर्क करना पड़ेगा, बड़े इंथुसियाज्म के साथ, कमिटमेंट के साथ काम करना पड़ेगा, जब जाके आप अपनी कोई पोजीशन बना। अच्छा, करंट अफेयर्स के जो मेल एंकर्स हैं वो टाई का इंतखाब जो है वो किस तरह से करते हैं? यानी कैसे पता चलता है कि आज लाल रंग की टाई लगानी है और आज हरे रंग की लगानी है और आज नीले रंग? अगर आप पर्टिकुलरली मेरी बात कर रही हैं तो मैं जवाब दे सकता हूँ। बाकियों का मुझे नहीं पता वो मैसेज पे ये काम करते हैं या किसी के कहने पे करते हैं। आप ही की बात कर रही हैं। मैं मेरे पास अपनी एक कलेक्शन है। मैं देखता हूँ, जो दिल चाहता है वो टाई पहन लेता हूँ, लेकिन वो फॉर्चुनेटली लकीली मैच कर जाती है ड्रेसिंग के साथ। लेकिन मैं टाइज के मामले में जो है वो बड़ा ज्यादा कॉन्शियस नहीं हूँ। सामने रखी होती हैं, जो निकाल लेता हूँ, लेकिन अकॉर्डिंगली कोशिश करता हूँ कि वो मैचिंग हो जाए उसके साथ। और इसमें कुछ मेरी वाइफ भी हेल्प करती है। अच्छा, तो उनकी आप मशवरा ले लेते हैं? अब तो ये डिपार्टमेंट ही मैंने उनको दे दिया है। बिल्कुल सही। जी, क्या पूछना चाह रही हैं? मुझे क्वेश्चन पूछना था कि जैसे कि टीवी में दिखाया जाता है, क्या वो रियलिटी होती है कि सब कुछ जैसे आप शो कर रहे हो कि ये हो रहा है, वहाँ पे ऐसा हुआ था? इज दैट रियलिटी कि हम जो देखते हैं टीवी पे कि ऐसा हुआ था? कुछ चीजें ऐसी होती हैं, मतलब ये कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कि हिडन कर दी जाती हैं, जो नहीं बताई जाती, जो कि देखने में कुछ और होती है लेकिन उनके पास, उनके बिहाइंड में कुछ और होता है। सवाल करें ना कि आप खबर की बात कर रही हैं कि जो एक वाकया बताया जाता है, खबर की बात कर रही हूँ कि क्या ये वो खबरें छुपा ली जाती हैं या वो सब कुछ ट्रू बताया जाता है टीवी पे? देखिए, इस ग्लोबल विलेज में आप खबर तो नहीं छुपा सकते, खबर तो नहीं छुपती। अगर आप सोशल इश्यूज के जो प्रोग्राम्स हैं, आप पर्टिकुलरली किसकी बात करें? आप सोशल इश्यूज के प्रोग्राम्स में जो दिखाते हैं रेड्स और उस तरह की बात कर रही हैं या न्यूज की बात? न्यूज के हवाले से भी नहीं, न्यूज नहीं छुपती। न्यूज एक्चुअल जो होती है वही रिपोर्ट की जाती है।
लेकिन मोस्टली एंकर्स जो रियलिटी होती है उसको तो नहीं कर रहे होते हैं, ज्यादातर तो वो मसलन वही आप- चीज़ बयान कर रहे होते हैं जो कि उनके राइट में होती है। Is that true? ये नहीं समझ आ रही कि आप सवाल क्या कर रही हैं, सवाल को थोड़ा सा जरा मिसाल दे के वाजे करें कि क्वेश्चन मैं ये करना चाह रही हूँ कि जैसे कि आप किसी एक बिग पर्सनालिटी के हवाले से बात कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, तो क्या ओपनली आप उनकी कोई भी न्यूज़ अगर कोई बुरी है या कोई इस किस्म के जो आप नहीं बताना चाह रहे, तो ऐसा जैसा आप कह रहे हैं कि आप एक ठीक है, यानी कि कर सकते हैं आप उसको मलिक रियाज साहब के describe बारे कर में लेंगे खुल के आप? प्रोग्राम कर लेंगे आप? आप ये तो नहीं सोचेंगे कि In बिग short, पर्सनालिटी मुझे ये बोलना है, नहीं यानी बोलना, इन मुझे शॉर्ट अपनी ड्यूटी या देखनी फिर है, आपके मुझे ये बागोज देखना है। होते हैं इसमें कि किसके देखिए, बारे में आप इसमें- सच बोल सकते हैं, किसके बारे में देखिए, नहीं अगर बोलना। आपके पास किसी के खिलाफ सबूत हैं तो वो मलिक रियाज क्या सदर पाकिस्तान हो, आप उनके खिलाफ बात कर लें। ठीक है, लेकिन अगर आपके पास सबूत ना हो तो बेबुनियाद इल्जामात की बुनियाद पर तो आप नहीं कर शायद सकते। किसी एक आम आदमी के ऊपर भी इल्जाम नहीं लगाना चाहिए। जैसे ठीक, हमारे यहाँ बिल्कुल प्रोग्राम्स ठीक। होते हैं, जी ये मिलावट कर रहा है, वो कमजोर आदमी आप उसे पकड़ लेते हैं। एक पूरे मुल्क में जो है वो मिलावट कर रहा होता है, आप उसको नहीं पकड़ पा हाथ रहे नहीं डाल होते। सकते। एविडेंस है आपके पास तो आप जरूर करें। जिन लोगों के पास थे, जिन्होंने कोशिश की, एफर्ट किया, मलिक रियाज साहब के खिलाफ लोगों ने प्रोग्राम किए, अगर उनके पास कोई सबूत थे या हैं तो वो कर सकते हैं, करना चाहिए। मेरे पास होगा मैं भी करूंगा। सही। लेकिन अगर ना हो तो बेबुनियाद इल्जामात से इज्तिनाब करना चाहिए। ठीक है। दूसरी जो आप गालिबन बात कर रही हैं कि चीज़ों को छुपा लेते हैं, देखें पूरी दुनिया में ये अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में कल्चर इसलिए बन गया कि हमारे यहाँ सहाफ़ी जो हैं खुद को आलिम दीन भी समझते हैं, एंकर्स जो हैं वो खुद को इकोनॉमिस्ट भी समझते हैं, वो खुद को डॉक्टर भी समझते हैं, खुद को इंजीनियर भी समझते हैं, वो अक्ल कुल समझते हैं, खुद को सियासतदान भी समझते हैं। सियासतदान भी समझते हैं, बल्कि सियासतदान होते भी हैं। ऐसा दुनिया में ऐसा नहीं होता। जर्नलिस्ट जर्नलिस्ट होता है, उसकी अपनी कुछ बाउंड्रीज भी होती हैं, बाइंडिंग्स भी होती हैं, कुछ मजबूरियां भी होती हैं। खबर लाने के लिए आपको बहुत सारे एफर्ट्स करने पड़ते हैं। आपको राइट पर मौजूद बुरे लोग, अच्छे लोगों के साथ ताल्लुक भी रखना पड़ता है, लेफ्ट पे मौजूद बुरे लोगों के साथ भी ताल्लुक रखना पड़ता है, जब जाके आप खबर लेकर आते हैं। इसी तरीके से आपकी एक सोर्स भी होती है, आप उस सोर्स को खराब ना करने के लिए समटाइम्स उसको डिस्क्लोज नहीं करते। अगर कोई और डिस्क्लोज करता है तो वो कर सकता है, उसे कर देना चाहिए। तो इसलिए आप 100% ये सोचें कि आप किसी की कोई बात सामने ला सकते हैं। वो कभी कभार आपके लिए प्रोफेशनली भी मुश्किल होता है, क्योंकि आपकी एक सोर्स होती है, आप उस सोर्स को खराब नहीं करना चाहते। ठीक है, तो ये होता है। यानी मुकम्मल सच जो है वो कभी भी हम नहीं कह सकते। वक्ती सच हो सकता है, जुज वक्ती सच हो सकता है जो आज सच हो वो कल झूठ शायद है। आप इसको मुकम्मल सच की इस्तिलाह से भी ना समझें, आप ये समझ लें कि जितना आपके पास सच पहुंचा है आप उतना तो पहुंचा सकते हैं। हाँ। लेकिन जो अजम्पशंस हैं, जो एलिगेशंस हैं, उनके बारे में शायद आपके लिए मुश्किल होता है कि आप कोई हतमी तौर पर बात कर सकें। और दुनिया में डेफेमेशन होती है, आपको पता है, हमारे यहाँ तो ये भी नहीं है। हद तक इज्जत सिर्फ लफ्ज की हद तक रह गई है। हाँ। तो दुनिया में आपको पता है एक्शन हो जाता है। सिर्फ लेकिन एक तौहीन अदालत जो है वो हमारे यहाँ पर कायम है, और हर तरह की तौहीन जो है उसकी खुली इजाजत है। एग्जैक्टली तो मेरा अपना ख्याल भी यही है कि आप 100% जो है वो ना पेश कर सकते हैं। और उसका रीज़न ये नहीं है कि आप पेश नहीं कर सकते, उसका रीज़न ये होता है आपके पास उसके रिलेटेड, उससे रेलिवेंट जो है ना, वो आपके पास एविडेंस नहीं होता नहीं कोई, होता। जिस वजह से आप पूरी मुकम्मल बात नहीं कर पाते। बिल्कुल सही। अच्छा, मैंने सुना आपको मॉडलिंग की भी ऑफर हुई, बल्कि आपने कुछ अर्सा मॉडलिंग की दुनिया में कदम भी रखा। नहीं, मुझे ऑफ़र बिल्कुल हुई। मुझे ड्रामों में भी काम करने की ऑफ़र हुई, बट ड्रामा से और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से मैं समझता था मेरा कोई दामन इसलिए नहीं जुड़ सकता क्योंकि एक तो मैं उतना टैलेंटेड नहीं हूँ, सही। और मेरा इंटरेस्ट भी वहाँ पर जो है वो बिल्कुल जुज़वी सा ही था। ठीक है, तो मॉडलिंग के लिए मैंने कभी जो है वो इस इंडस्ट्री में कभी कदम नहीं रखा, लेकिन मुझे ऑफर्स रही हैं ऑन एंड Offers ऑफ। रही जी हैं, हाँ, अच्छा। कमर्शियल्स की भी रही हैं मुझे ऑन एंड ऑफ ऑफर्स, लेकिन मैंने वो एक्सेप्ट नहीं की। सही। अच्छा, तो ये सोच के मैं जी जर्नलिस्ट बनूंगा, मीडिया पे आऊंगा, इसके लिए क्या स्किल्स दरकार हैं, और आप समझते हैं कि आपके अंदर वो स्किल्स मौजूद हैं? ये तो खैर लोग बता सकते हैं। मैंने तो एक कोशिश की, अल्लाह ताला ने वो कोशिश जो है वो उसमें मुझे कामयाब कर दिया। उसके लिए आप डिपेंड करता है, अगर आप अच्छा लिख सकते हैं तो आप अच्छे राइटर के तौर पर जो है, अच्छे कॉलमिस्ट के तौर पर सामने आ सकते हैं। आपका अगर मुतालिया करने का ज़ौक़ व शौक़ है तो आप जो है वो अच्छे तज्ज़ियाकार के तौर पर कॉलमिस्ट भी बन सकते हैं। आप अच्छा बोलते हैं तो आप अच्छे एंकर भी बन सकते हैं। लेकिन इन तमाम चीज़ों के लिए आपको बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, बड़ी तकदो करनी पड़ती है, जब जाके आप जो है ये सब कुछ कर सकते हैं। अगर आपने अच्छा बोलना है तो किसी रीज़न से बोलना होगा, कोई बैकग्राउंड, कोई इन्फॉर्मेशन, कोई मालूमात होगी आपके पास। आपने अच्छा लिखना है, उसके लिए भी आपको पढ़ना पड़ेगा, और अच्छे तज्ज़ियाकार बनने के लिए, मुख्तलिफ ज़ावियों को जानने के लिए भी आपको पढ़ना पड़ेगा। तो इन तीनों चीज़ों के लिए अगर आप एक अच्छे जर्नलिस्ट बनना चाहते हैं, चाहे आप एंकर बनना चाहें, चाहे आप तज्ज़ियाकार बनना चाहें, कॉलमिस्ट बनना चाहें, उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। तो खूब मेहनत करें, जो भी कोई सहाफ़ी बनना चाहता है। और वो ज़ाहिर है ये कोर्सेज तो रूटीन की डिस्कशन है, मैथ्स कॉम कर लें, IR कर लें, आप ये कर लें, लेकिन उसके लिए पढ़ना पड़ता है। आप चाहे IR कर लें या मैथ्स कॉम कर लें, लेकिन अगर आप पढ़ते नहीं हैं तो आप इस फील्ड में ग्रो नहीं कर सकते। बिल्कुल सही। अच्छा, खातून सियासतदान से सवाल करना और जवाब लेना मुश्किल होता है या मर्द सियासतदान से?
अभी आपने बड़ा प्लांटेड किस्म का क्वेश्चन किया है। नहीं नहीं, ये तो खवातीन जो है पूछा भी खातून नहीं है ना मेरे लिए, इसलिए थोड़ा सा मुश्किल है। वैसे मैं इस चीज़ पर इतना बिलीव नहीं करता कि खातून सहाफ़ी हों या मर्द सियासतदान हों, लेकिन समटाइम्स ऐसा होता है कि खवातीन जो पॉलिटिशियंस हैं वो कभी कभार ये स्पेस लेती हैं, कभी कभार फील करती हैं कि हमसे जो है वो आपने इस अंदाज से सवाल क्यों पूछ लिया, क्योंकि हम सियासतदानों पर चढ़ दौड़ते हैं, आपने ये क्यों किया, ऐसे क्यों किया, वैसे क्यों किया। फिर उनके बैकग्राउंड या उनकी ऊपर जो एलिगेशन हैं उससे मुताल्लिक अगर हम कोई खुलकर बात करना चाहें तो वो समटाइम्स इतना पर्सनल नहीं लेते। लेकिन मैं ये तो नहीं कहूँगा कि तमाम, लेकिन कुछ खातून सियासतदान जो हैं वो ज़रा माइंड कर जाती हैं पर्सनल। अच्छा, आपको नहीं लगता कि शाम के प्रोग्राम में, करंट अफेयर्स के प्रोग्राम्स ने साबित कर दिया है कि सिर्फ खवातीन ज़्यादा नहीं बोलती, सिर्फ खवातीन बातूनी नहीं होती, मर्द भी बहुत ज़्यादा बोलते हैं और बड़ा फजूल बोलते हैं। पहली बात से मैं आपकी इत्तेफाक करता हूं। नहीं देखिए ना, अब आप सवाल गंदम और जवाब चना आ रहा हो। अच्छा, आप लोग अपने प्रोग्राम खुद प्रीव्यू करते हैं कभी? हंसते जी हैं बिल्कुल, मैं तो रेगुलर करता हूँ। अच्छा, आप अपना प्रोग्राम करने के बाद देखते हैं? जी रेगुलर करता हूँ। उसके रीजंस हैं। एक तो ये होता है कि समटाइम्स आपका जब आर्ग्यूमेंट हो रहा होता है, आप सवाल कर रहे होते हैं, आपके अपने जहन में बहुत सारी चीजें होती हैं, लेकिन आपका जो गेस्ट जवाब दे रहा होता है आप उसकी सारी चीजें पिक नहीं कर पा रहे होते, क्योंकि आपको दूसरे गेस्ट को भी एंटरटेन करना होता है, उनसे भी सवाल करना होता है, उनको भी एंगेज करना होता है। तो वो पॉइंट जो मिस हो गया हो उनकी डिस्कशन से, जो मैं पिक ना कर सका हूँ, उसको मैं रिपीट प्रोग्राम में देखता हूँ कि यहाँ मुझसे गलती हो गई है, अगर मैं ये पॉइंट पिक कर लेता तो डिस्कशन शायद दूसरी तरफ चली जाती, या डिस्कशन और इन डेप्थ जो है वो जा सकते थे हम। तो मैं तो रिपीट देखता हूँ। दूसरे लोगों के शोज भी देखते हैं? दूसरे लोगों के शोज, दूसरे लोगों के शोज बिल्कुल। अच्छा, किसका रवैया आपसे, किस सीनियर जर्नलिस्ट एंकर का आपके साथ हुस्न सलूक सबसे अच्छा है, या सबसे ज्यादा आपके अच्छे रिलेशंस हैं उनके साथ? मेरे जो बहुत अच्छे दोस्त हैं फील्ड में, भाइयों की तरह हैं, जिनके साथ मेरा अच्छा ताल्लुक है, उनमें काशिफ अब्बासी साहब हैं, सलीम साफ़ी साहब हैं, और इसके अलावा और भी काफ़ी लोग हैं। काशिफ अब्बासी साहब से बिरादरी बेस पे, अब्बासी खानदान या अब्बासिया के चश्मे चिराग होने की वजह बहुत सारे लोगों का ये ख्याल है, लेकिन मेरी उनसे ज़ाती तौर पर जो है वो ताल्लुक और दोस्ती है। अब्बासी होने की बुनियाद पे तो शायद कभी हमारा ताल्लुक बन ही नहीं सका, लेकिन ज़ाती तौर पर जो है मैं उनका बड़ा एहतराम करता हूँ और उनके साथ बहुत अच्छा ताल्लुक है। और सलीम साफ़ी साहब के साथ भी, इन दोनों के साथ मेरा ताल्लुक भाइयों जैसा ताल्लुक है, मतलब बहुत पर्सनल हमारे फैमिली टर्म्स हैं। क्वेश्चन करना चाहूँगा कि अक्सर औकात न्यूज़ के अंदर एक थ्रिल सी पैदा कर दी जाती है, इधर ये चैनल की रिक्वायरमेंट होती है या एक एंकर की इंडिविजुअलिटी होती है? न्यूज़ के अंदर थ्रिल पैदा कर दी जाती है? जी जी, सही बताइएगा, थ्रिल ना हो तो आप देखेंगे? देखा जाता है, थ्रिल के बगैर भी देखा। जी बिल्कुल। आपकी रेटिंग्स ये नहीं बताती, रेटिंग्स यही बताती हैं कि जहाँ थ्रिल नहीं, जहाँ सेंसेशनलिज्म है, भले वो एंटरटेनमेंट के प्रोग्राम्स में है, भले वो करंट अफेयर्स के, तो वो आप लोग खुद पैदा करते हैं या रेटिंग की जरूरत होती है? देखिए ये सनसनीखेज, बेजान अंगेज न्यूज़ एंकर, तो मुझे वो थोड़ा से वो प्रोसेस का भी अंदाज़ा है, प्रोग्रामिंग करंट अफेयर्स का भी मुझे अंदाज़ा है। न्यूज़ में एक एडिटोरियल लाइन देनी पड़ती है आपको, जो आपके चैनल की पॉलिसी होती है उसमें आप बहुत ज़्यादा हद तक ये जो न्यूज़ एंकर्स हैं वो रिलाई कर रहे होते हैं डायरेक्टर न्यूज़ की इंस्ट्रक्शंस के ऊपर। अगर वो चाहते हैं कि हिजान पैदा हो, सनसनी पैदा हो और तूफान बर्पा किया जाए, तो बिल्कुल न्यूज़ एंकर्स उनकी उस लाइन को फॉलो करते हैं। वो तो बड़े बाउंड होते हैं, न्यूज़ एंकर्स के पास इख्तियार बड़ा महदूद होता है, तो उनको वो लाइन फॉलो करनी पड़ती है। बिल्कुल सच है। यहाँ पे कुछ बातें मैं आपकी 1 मिनट में कुछ बातें जाती उसके हवाले से अभी इस वक्त करना चाह रही हूँ। मुझे लग रहा है बहुत ही ज्यादा हमने सारे यहाँ से शायद करंट अफेयर के एंकर ही बनने आए हुए हैं यहाँ पे। इस तरह के सवाल हो रहे हैं, हालांकि घर जाके सबने हांडी बनानी है वापस फाइनली। अच्छा, जिंदगी में कुछ फन, कुछ एक्साइटमेंट, कुछ और भी है इसके अलावा, ये 24/7 के अलावा? जब से मैं फील्ड में आया हूँ बड़ी स्ट्रगल करनी पड़ रही है। इसके अलावा भी हैं कुछ एक्टिविटीज़ मेरी, लेकिन इसमें समझ लें कि 24/7 यही बिजनेस है। लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि जब भी मैं फ्री हूँ तो मैं ट्रैवलिंग का बहुत शौकीन हूँ। मैं ट्रैवल करता हूँ पूरा पाकिस्तान, मैंने तकरीबन पाकिस्तान मैंने घूमा हुआ है, और बाय रोड पाकिस्तान के कई इलाकों में जाना मेरे लिए बड़ी एक्साइटमेंट थी मुझे वो देखने की, पाकिस्तान के वो इलाके, पूरा पाकिस्तान। और इसके अलावा ये होता है कि जब मुझे टाइम मिलता है वंस इन अ ईयर और ट्वाइस इन अ ईयर मैं फिर आउट ऑफ कंट्री चला जाता हूँ, मुल्क से बाहर रहकर। मुझे कुदरत और फितरत से बड़ा प्यार है, तो मैं देखना चाहता हूँ कि खुदा ने अपनी जो खुदाई बनाई है वो किस हद तक खूबसूरत, हसीन और जमील, और उसके अंदर क्या क्या चीजें उसने बनाई। तो मैं जरा घूमने फिरने में, ट्रैवलिंग पे फोकस रखता हूँ। टाइम मिल जाता है?
साल में एक दफ़ा तो मिल जाता है, 10-15 डेज के लिए, 20 डेज के लिए मैं चला जाता हूँ किसी ना किसी जगह, किसी ना किसी मुल्क जाके जो है वो अच्छा, फितरत के करीब हो जाता है। घर में सियासत कितनी चलती है? घर में सियासत के लिए घर वाले जो हैं वो, मेरी फैमिली जो है आउट ऑफ कंट्री सेटल्ड है। अच्छा, नहीं बेगम, घर का मतलब, मैं घर का मतलब हमेशा बेगम लेती हूँ। घर में तो समझ लें कि मैरिड देन मैं बेइख्तियार आदमी हूँ। इस घर, और अगर आप इस्लामी तरीके के मुताबिक जी, ना, और अगर आप अनमैरिड है तो फिर वालिदैन घर में तो बहुत हैं। बेइख्तियार आदमी हूँ। घर में तमाम तर इख्तियार जो है इंटीरियर मिनिस्ट्री के पास है। सही। मैं घर के अफेयर्स में जो है वो करंट अफेयर्स नहीं आने देता। सही। करंट अफेयर्स में अपने ऑफिस तक ही महदूद रखता। अच्छा, मैंने जिंदगी में देखा है जो मर्द बाहर ज्यादा बोल रहे होते हैं वो घर का ही गुस्सा बाहर निकाल रहे होते हैं, और जो बाहर चुपचाप होते हैं वो बाहर का गुस्सा जाके फिर घर में निकालते हैं। हाँ नहीं, उसकी कुछ रीजंस भी हैं। मेरी वाइफ जो हैं वो बड़ी कोऑपरेटिव भी हैं और बड़ी ब्रेव भी हैं। अच्छा। और मेरी सारी स्ट्रगल में उनका बहुत बड़ा रोल भी है। तो इस वजह से मैं उनको बहुत ज़्यादा जो है वो ये स्पेस देता हूँ कि वो घर के तमाम मामलात और इख्तियार अपने पास रखें। और मेरे पास शायद इतना टाइम भी नहीं होता कि मैं जो घर के इंटरनल अफेयर्स हैं उनको डील कर सकूं। मेरी फैमिली से रिलेटेड जितने इश्यूज होते हैं, जितनी चीज़ें होती हैं, वो भी मेरी वाइफ ही देखती हैं। घर के तमाम तर मामलात मेरी तो शादी family के आपकी सारे लव मामलात। मैरिज है या अरेंज? मेरी लव मैरिज। लव मैरिज है। सो प्यार उन्होंने किया था कि आपने किया था? हाँ, यहाँ पे भी अक्सर कंफ्यूजन हो जाती है। मर्द शादी के बाद कहना शुरू कर देते हैं इन्होंने प्यार किया था। एक तो ये कि प्यार किया नहीं जाता, प्यार हो जाता है, सही। और वो दो तरफा ही होता है। प्यार दो तरफा होता है, नहीं एक तरफा भी होता है। एक तरफा नाकाम होता है। अच्छा, कामयाब नहीं होता। नहीं शुरू किसने किया था? Who initiated? Who said? ये मेरे ख्याल है यादें माजी तल्ख है इतनी भी, अच्छा इतनी तरफ, ये तो अच्छी वाली यादें हैं, तो गुड मेमोरीज। ये बस हो जाता है, आपको पता है। मगर ये कहने में क्या बुराई है कि यस आई स्टार्टेड इट? नहीं, हो सकता है घर वालों ने स्टार्ट किया हो। मतलब आपका प्यार घर वालों ने शुरू किया? रिश्ते के लिए। नहीं, रिश्ते के लिए। लव मैरिज में तो लव कम्स फर्स्ट ना, एंड देन मैरिज। सो यू स्टार्टेड इट। आई स्टार्ट। यू स्टार्टेड। इसको मानना इतना मुश्किल क्यों है मर्द के लिए? नहीं, बहुत अरसे बाद किसी ने ये सवाल किया ना, मुझे याद भी नहीं आ रहा था कि ये मैंने किया। अच्छा, क्या बदलता है व्हेन शादी के बाद, शादी से पहले एक मर्द की जिंदगी में क्या तब्दीली आती है? टू हैव अ सक्सेसफुल फैमिली एज वेल एज प्रोफेशनल लाइफ, क्या जरूरी है? क्या एडजस्टमेंट्स आपने जिंदगी में किए? देखिए, सेक्रीफाइसेस और कॉम्प्रोमाइज़ करना बहुत सारी चीज़ों पे आपका, कुछ चीज़ों पर आप करते हैं, कुछ चीज़ों पे आपके पार्टनर को करना पड़ता है। तो मेरे पार्टनर ने जो है, आई एम ब्लेस्ड के बहुत ज़्यादा जो है वो सेक्रीफाइसेस भी किए हैं, कॉम्प्रोमाइज़ भी किया है बहुत सारी चीज़ों पे, और पेशेंस बहुत ज़्यादा हैं। मेरा काम ऐसा है कि मैं समटाइम्स पूरा वीक बाहर होता हूँ, कभी कभी तो पूरा महीना बाहर होना पड़ता है मुझे। तो वो तमाम चीज़ें देखते हुए मेरी लाइफ में ज़ाहिर है हमें थ्रेट्स भी मिलती हैं, उन चीज़ों को भी अपने जहन में रखते हुए, फिर करियर में अप्स एंड डाउन्स आते हैं, आपको पता है, क्राइसिस आता है, उन चीज़ों को जहन में रखते हुए जब मैं ये सोचता हूँ तो मैं देखता हूँ कि आपका लाइफ पार्टनर अगर आपके साथ बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव हो तो उसमें आपको फिर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट बढ़ जाता है। सही। तो लेकिन ये इन चीज़ों से शादी और खानगी ज़िंदगी पे फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क पड़ता है जहाँ शक के मामलात आ जाएं। कभी उनको शक हुआ है कि आपको SMS आ रहे हैं, या आप छुप के फ़ोन सुन रहे हैं, या किसी का फ़ोन आपको आ रहा है, या कुछ ना कुछ गड़बड़ है? देखिए, अब तो वो इस आर यू द टाइप? नहीं, ऐसा तो नहीं है कोई शक हुआ हो, लेकिन अज़राह मजाक जो है ये बात चलती रहती है जब फैंस की कॉल्स आती हैं या मैसेजेस आते हैं, और फैंस भी आपको पता है कि बहुत कमाल किस्म के होते हैं या होती हैं। जी जी। तो वो ज़ाहिर किसी के लिए भी इरिटेटिंग तो हो सकता है। आप अगर अपने ऊपर भी रखकर सोचे तो आपको फील तो होगा, अगर आप जो है वो उसको अपने ऊपर फील करें। लेकिन ये है कि अब वो वक्त के साथ साथ वो उनकी एडजस्टमेंट हो गई है और उन्हें आदत भी हो गई है इस बात की। अब तो आदत सी है मुझको ऐसे जीने में, तो वो वाला मामला हो गया है। शुरू में उन्हें बहुत इरिटेशन होती थी इस सारे मामले में, लेकिन अब वो यूज्ड टू हो गई हैं। और मेरा है भी थोड़ा सा सिलसिला ऐसा कि मैं थोड़ा सा इस मामले में खुद को रिजर्व भी रखता हूँ, तो इतना प्रॉब्लम होता नहीं। अच्छा, आप रिजर्व रखते हैं? कोशिश करनी पड़ती है क्योंकि पर्सनल लाइफ आपकी इफेक्ट ना हो, उसके लिए आपको प्रोफेशनल लाइफ को ऑफिस में छोड़ कर आना पड़ता है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। हम ब्रेक के लिए रुक रहे हैं और ब्रेक के बाद फिर आपसे मुलाकात। खुश आमदीद। आज हम बातचीत कर रहे हैं आदिल अब्बासी साहब से, जो कि न्यूज़ एंड पॉलिटिकल प्रोग्राम एंकर है, और उनसे गपशप और मुलाकात आप देख रहे हैं। अच्छा, जितना स्ट्रेस
आप लोगों के प्रोग्राम को देखकर होता है, उतना स्ट्रेस आपको भी हो रहा होता है। मुझे पता है बीइंग एंकर कि हम लोग तो उस वक्त एक अपने परफॉर्मेंस की खास एडिक्शन होती है, उस इतने हाई पे होते हैं कि उस वक्त मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी स्ट्रेस कोई और चीज़ इफेक्ट कर सक रही होती है, लेकिन वो जितना हम दे रहे होते हैं लोगों को, कभी वो आपको भी हिट बैक किया? देखिए, आप जब तक किसी चीज़ को महसूस नहीं करते उस वक्त तक आप एक्सप्लेन भी नहीं कर सकते। शायद समटाइम ऐसा होता होगा, लोग एग्जैजरेट करते हैं, लेकिन एग्जैजरेशन के लिए भी आपको फील तो करना पड़ता है। फील किए बगैर आप वो चीज़ बता नहीं सकते अपने व्यूअर्स को भी, अपने रीडर्स को भी। लिखने में भी आपके दर्द होता है और बोलने में भी दर्द होता है, लेकिन कुछ हम यूज टू भी हो जाते हैं ज़ाहिर है उस सारे इन्वायरमेंट के। आपने डॉक्टर्स को देखा होगा कि उनके पास बड़े क्रिटिकल किस्म के केसेस आते हैं, पेशेंट्स आते हैं, बड़ी वर्स कंडीशन में आते हैं, हाँ। लेकिन वो उन्हें ट्रीट करते हैं। शायद उनके जख्म देख के उन्हें भी दुख होता हो, लेकिन उस जख्म को देखने के बाद वो फौरन से ये कोशिश करते हैं कि ये ठीक हो जाए। तो जब ऑल ऑफ अ सडन हमारे पास भी कोई न्यूज़ आती है या कोई इशू आता है और उस पर हम प्रोग्राम कर रहे होते हैं, तो वो पेन, वो स्ट्रेस हम फील कर रहे होते हैं, लेकिन हमें फौरन ओवरकम करना होता है ताकि हम अपने व्यूअर्स को ये बता सकें। उस वक्त हमें कोई प्रॉब्लम ना हो, हमारी जुबान ना लड़खड़ा रही हो, हमें कोई प्रॉब्लम ना आ रही हो। मोरलेस हम डॉक्टर्स की तरह का काम कर रहे होते हैं कि केस को फिर टैकल भी करना होता है, उसकी सोल्यूशन की तरफ भी जाना होता है। सही। अच्छा, नींद सही आती है? ये आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। एक तो मैं अर्ली राइजर नहीं हूँ, अच्छा। आपके प्रोग्राम की वजह से जो है वो आज जल्दी उठना पड़ा है मुझे। ना सियासतदान अर्ली राइजर है इस मुल्क में, ना जर्नलिस्ट अर्ली राइजर असल है। में रात को देर तक बैठकर पढ़ना होता है या इश्यूज देख रहे होते हैं, इस वजह से भी देर हो जाती है, फिर यूज्ड टू हो जाते हैं थोड़ा सा। हाँ, आप अर्ली मीटिंग्स होती हैं तो फिर तो सुबह 7 बजे भी उठना पड़ता है, लेकिन अगर कोई मीटिंग्स ना हो तो फिर मैं 10-11 बजे से पहले नहीं हाँ, उठता। लेकिन नींद वगैरह ठीक आती है? बिकॉज जिस तरह के प्रोजेक्ट प्रोग्राम्स पे होते हैं स्पेशल, तब तो मुश्किल हो जाती है कि कोई असाइनमेंट हो, कोई इश्यूज चल रहे हो, ट्रांसमिशंस चल रही हो, तब तो वीकेंड पे समझ लें कि बस मौका मिलता है कि नींद पूरी अच्छा, एक पेट टॉपिक होता है ना, कोई एक चीज जो दिल के बहुत करीब होती है, कोई एक इशू जो हमेशा आपको हिट करता है जब भी उसके बारे में बात हो। क्या है कुछ ऐसा है जो आप समझते हैं कि दिस वन टॉपिक, दिस वन इशू, ये एक चीज है जो कि मेरा फोटे है, या ये मुझे बहुत पसंद है, या ये इस पे मैं हमेशा आवाज उठाऊंगा या उठाऊंगी? बिल्कुल। या यही सिर्फ ऐसे ही होता है कि जो कुछ भी आया जो इन है? इश्यूज देखें, करंट अफेयर्स में तो होता ही है कि आप जो आपका करंट इशू होता है आप उसी को टेकअप करते हैं, उसी पे डिबेट्स कराते हैं, करते हैं, उसमें जानने की कोशिश करते हैं कि इनके रीजंस क्या हैं। लेकिन अगर मुझसे कोई पूछे, अगर मैं पर्टिकुलरली फोकस करूं किसी एक इशू के ऊपर, तो इस मुल्क में जो गुर्बत है वो मेरे नज़दीक जो है वो कोई खुदा की तरफ से नहीं है, बल्कि हमारी तरफ से की हुई ज़्यादतियों का नतीजा है, हमारे हुक्मरानों की जानिब से की हुई ज़्यादतियों का नतीजा है। अगर मुझसे कोई पूछे तो इस मुल्क में जो गुर्बत है, क्योंकि आप जब दुनिया में जाते हैं, घूमते फिरते हैं, तो आप देखते हैं कि बहुत सारे ममालिक ऐसे हैं जहाँ पर गुर्बत का भी कोई लेवल है। लोग सफ़ेद पोशी की ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं, आपने अच्छा लिबास जेबतन किया हुआ हो, आप अच्छा खाना खा सकते हो, आपके अकाउंट में 10,000 ना हो, कोई आपसे नहीं पूछेगा, लेकिन आप जो है वो आपके अकाउंट में अगर करोड़ों रुपए भी हों और आपकी हालत खराब हो तो एक दफा लोग जरूर पूछते हैं कि आपके हालात ठीक हैं। इसी तरीके से किसी की इज्जत नफ्स महफूज रहनी चाहिए। हमें हमारे मुल्क में हुक्मरानों को इस मयार पर ले आना चाहिए, गुर्बत इस हद तक कम करनी चाहिए किसी भी तरीके से। आप ऐसी पॉलिसीज बनाएं जो अवाम दोस्त पॉलिसीज हों, जिससे कम से कम वो अपनी इज्जत नफ्स उनकी मजरू ना हो। मुझे गुर्बत जो है इस मुल्क की देख के मेरा दिल बहुत रोता है, तकलीफ में चला जाता हूँ। मैं ये सोचता हूँ कि हमारी तरफ से, क्योंकि पाकिस्तान आपको पता है चैरिटी करने वाले टॉप 5 कंट्रीज में आता है, ज़कात फितरा इस मुल्क में दुनिया के किसी मुल्क से ज्यादा दिया जाता है, लेकिन उसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो प्रॉपर नहीं है, उसकी मुनसिफाना तकसीम नहीं है। गुर्बत मुझे बहुत तंग करती है इस मुल्क में जब भी मैं ट्रैवल करता हूँ कि ये बेइंसाफी के नतीजे में है, खुदा की तरफ से नहीं है। अरे 3 तरह के लोग होते हैं, या तो खूबसूरत लोग होते हैं, या फिर इंटेलिजेंट लोग होते हैं, या दोस्ताना अंदाज के लोग होते हैं। आपको इन तीनों में से दोस्ती करनी पड़े या टाइम स्पेंड करना पड़े तो किन लोगों के साथ वक्त गुजारना ज्यादा पसंद है? I would prefer to spend some time with intelligent people. इंटेलिजेंट, बावजूद इसके कि वो शायद उनके अंदर जो है नेगेटिविटी सारा भी हो। वक्त इंटेलिजेंट करते करते खूबसूरती को नहीं ढूंढेंगे आप? खूबसूरती मैंने आपसे कहा ना कि फितरत और है आप खूबसूरत लोग भी तो फितरत की का अल्लाह ताला का ही करिश्मा होता है। लेकिन आप ये आप डिपेंड करता है आपका सवाल किस तनाजुर में। अगर वक्त गुजारने की बात है, वक्त गुजारने की बात किस चीज पे इंस्पायर हुए? खूबसूरत लोगों में? वक्त गुजारने की बात है तो जाहिर है आप खूबसूरती के पीछे जाएंगे, लेकिन अगर कुछ सीखने की बात है तो मैं किसी इंटेलिजेंट आदमी के साथ बैठ के अपना वक्त गुजारना चाहूँगा। बिल्कुल सही, जबरदस्त। ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद फिर आपसे मुलाकात।
खुश आमदीद और सुबह बखैर जनाब। आदिल अब्बासी आज मेरे साथ हैं, उनसे गपशप और मुलाकात प्रोग्राम का हिस्सा है। अच्छा आदिल, एक और चीज़ भी, घर में तो आपका जाना ही बहुत कम होता है, तो फिर कभी नहीं, मैं रेगुलर घर जाता हूँ कम नहीं होता। बताया महीना महीना बाहर रहते कभी हैं कभार या मैंने कभी- कहा ऐसा होता है। सही। लेकिन वो घर के डेली जो रूटीन्स होते हैं, कभी बेगम को कढ़ाई बना के खिलाई, कभी उनके लिए कुछ थोड़ा बहुत मैं कर कभी दिया, नहीं, कभी नहीं। कुकिंग जो है वो कभी जो है तो कभी आपको पैम्पर करना हो या फ्लैटर करना हो या उन्हें बाहर ले मनाना हो? जाकर मैं डिनर करा देता हूँ। अच्छा, ये चलता है। ये और चलता गिफ्ट शिफ्ट्स और ये सब चीजें ये हमारे बीच में नहीं है बिल्कुल भी, ना वो देते हैं ना मैं देता। अलबत्ता ये ज़रूर है कि हम किसी ओकेजन का, किसी इवेंट का, किसी पर्टिकुलर टाइम का वेट नहीं करते। जब दिल चाहता है कुछ भी गिफ्ट दे देते हैं एक दूसरे को, लेकिन हम दोनों के बीच में ये ज़्यादा नहीं है। लेकिन मैं अगर उनको खुश करना हो तो मैं उन्हें फिर ट्रैवलिंग कराता हूँ, जो मेरा अपना शौक भी, उसमें उनका शौक भी पूरा करा देता हूँ। इसके अलावा जो है वो हम किसी भी वक्त कुछ भी गिफ्ट देते हैं, कोई मखसूस टाइम नहीं है। सही। खुश करने के लिए भी ये नहीं होता कि गिफ्ट लेके जाऊंगा या वो मेरे लिए कोई गिफ्ट, समटाइम्स तो बर्थडे पे भी नहीं देते एक दूसरे को। अच्छा, याद हाँ, रहते हैं आपको? याद रह जाती है अगर याद आ जाए तो। याद आ जाए तो। और याद दिलानी पड़ती है या खुद ही याद रहती है? कभी वैसे याद रह जाती है, अभी तो इतना टाइम नहीं हुआ, लेकिन अगर भूल भी जाए तो इतना मसला नहीं, क्योंकि अक्सर ये होता है कि 23 में मेरी डेट ऑफ बर्थ जब आती है, बर्थडे, तो मैं ज़्यादातर बाहर ट्रैवलिंग पे कहीं ना कहीं होता हूँ। ये पिछले कई सालों से हो रहा है, आई डोंट नो। तो बर्थडे पे मैं अपनी बाहर होता हूँ, तो वो फिर गुजारा हो जाता है रह ही इसी तरह जाती से। है बात। अच्छा, अभी ये यहाँ से भी सवाल आ रहा था, आप ये पूछना चाह रही थी कि चैनल क्यों स्विच करते हैं आप लोग? हाँ, मैं क्वेश्चन करना चाहती कि मैंने मोस्टली एंकर्स देखे हैं जो कि एक चैनल पे काफी अरसे से रह रहे होते हैं, लेकिन अगले पल देखो तो वो किसी और चैनल में होते हैं। आपको क्या लगता है क्यों? मुझे जहाँ तक लगता है कि पैसे की वजह से मूव करते हैं। हालांकि एक चैनल के साथ अगर आप हो, शुड टू सिंसियर विद दिस चैनल, शुड टू स्टे विद दिस, लेकिन ऐसा मैंने नहीं देखा। चैनल ही अगर आपसे सिंसियर ना हो तो फिर चैनल सिंसियरिटी टू वेज होती है। जब आप जिसके साथ आप सिंसियर हो, उसको भी आपके साथ चलिए सिंसियर ठीक है, होना चाहिए। एक अगर वो चैनल हो सिंसियर गया। नहीं है तो आप पागल हैं क्या? आप उसके एक साथ चैनल sincere हो गया, रहेंगे? लेकिन मैं किसी का नाम तो स्पेसिफिक नहीं लेना ठीक है। चाह रही। क्यों स्विच करते हैं? चैनल छोड़ उसके देता रीजंस है होते हैं या बहुत सारे। एंकर छोड़ देता है? एक रीजन ये होता है कि आप उनकी एडिटोरियल पॉलिसी से आपका इख्तिलाफ हो जाता है, आपके कंटेंट में, आपके प्रोग्राम में मुदाखलत होने लगे। दूसरा रीज़न ये भी है जो आप कह रही हैं, पैसों की वजह से, और ये हर किसी का राइट है। ये अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में एक अजीब सी डिबेट बन गई है कि जी पैसे ज़्यादा मिल गए तो चले गए। अगर आपको अच्छे पैसों की सैलरी की जॉब ऑफर होगी तो आप नहीं करेंगे। इसी तरीके से अच्छी ऑफर अगर किसी को आती है, ये भी उसका राइट है। तीसरी बात ये है कि आपको प्रोफेशनली भी देखना होता है कि मैं जिस इदारे में काम कर रहा हूँ, क्या मेरी यहाँ ग्रोथ रुक तो नहीं गई है। अगर मेरी ग्रोथ रुक गई है तो मुझे फिर किसी ऐसे इदारे में जाना चाहिए जहां मेरी ग्रोथ हो सकती है, काम करने का मुझे स्पेस मिले। तो ये 3 पॉइंट्स होते हैं जिस पर आप स्विचिंग करते हैं, और मेरे ख्याल से तीनों पॉइंट्स ऐसे नहीं है जो काबिल एतराज़ हों। और जिस तरह फरा ने कहा, इदारे की भी कभी कभार आपसे जो है वो वाबस्तगी उस तरह नहीं हो पा रही होती, तो आपको उसके लिए भी ये डिसीजन लेना पड़ता है। तो इसमें कोई बुराई नहीं है। देखना ये चाहिए कि आप जहां भी जा रहे हैं काम कैसा कर रहे हैं, क्या पिछले काम से अच्छा काम कर रहे हैं या फिर आप पिछले काम से भी जो है वो पीछे चले गए। तो ये इतना बड़ा कोई मसला नहीं है, स्विचिंग करने में कोई बुराई नहीं है। हाँ, ये ज़रूर आपकी बात को मैं मानता हूँ कि जब आप किसी इदारे में थोड़े अरसे स्टे करते हैं, वहाँ काम करते हैं, तो आपकी रेपुटेशन और पोजीशन जो है वो ज़्यादा बेहतर होती है बनस्बत स्विचिंग करने के। लेकिन ये डिपेंड करता है कि आप करियर की किस स्टेज पे स्टे कर रहे हैं। अर्ली स्टेज पे आपको स्विच इसलिए भी करना होता है कि आप डिफरेंट स्ट्रक्चर और सिस्टम को समझ सकें। एक स्टेज के बाद आपको स्टे करना होता है ताकि लोग ये ना समझें कि आपके अंदर मुस्तकिल मिजाजी नहीं। बिल्कुल सही। यानी ये सियासतदानों वाली स्विचिंग नहीं है कि अगर वो पार्टी बदल लेते हैं तो हम कहते हैं वो लोटा सियासतदान, अगर एंकर स्विच करते हैं चैनल तो वो लोटा एंकर नहीं होते। आपका मतलब ये है? मेरा ख्याल है अगर पॉलिटिशियंस भी, मैं पॉलिटिशियंस को भी स्पेयर करता हूँ, अगर देखना पड़ता है कि डिसीजन उन्होंने किसी कंस्टिट्यूंसी की वजह से, अपनी किसी टिकट की वजह से, किसी बेनिफिट की वजह से लिया है तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि सियासत आइडियोलॉजी पे होती है। नजरिए सहाफत जो है वो आइडियोलॉजी पे नहीं होती, वो मिशन ओरिएंटेड होती है, वो ऑब्जेक्टिविटी पे होती है, वो किसी टास्क पे होती है कि आप ये करते। मेरा ख्याल है सियासतदान भी जो दूसरी पार्टीज में जाते हैं, अगर वो ये सोच के जाते हैं कि इनका मैनिफेस्टो, इनका मंशूर दूसरी पार्टी का इससे अच्छा आ गया है, और वो उस बुनियाद पे जाते हैं और इलेक्शन के दिनों के करीब नहीं जाते और किसी वजारत के लिए। आपके हाल में ऐसे होता है? आपके हाल में सिर्फ ये देखते हैं कि कुर्सियां मिल मेरे ख्याल जाएगी? अच्छे बुरे लोग फरा, ये भी एक हमारे अनफॉर्चुनेटली रहा, हमारे मीडिया ने इसमें बड़ा बुरा रोल प्ले किया है। बहुत अच्छे अच्छे पॉलिटिशियंस हैं, बड़े ऑनेस्ट, डेडिकेटेड, कमिटेड पॉलिटिशियंस हैं, बड़े अच्छे बैकग्राउंड से और बड़े पुअर बैकग्राउंड से होने के बावजूद भी वो करप्शन में नहीं गए, बहुत अच्छे बैकग्राउंड से होने के बावजूद उन्होंने वो बेनिफिट्स नहीं लिए।
मेरा ख्याल है वो हमें Highlight नहीं हुए, अब 3 सामने एंकर्स अगर खराब हों और पूरी इंडस्ट्री के बारे में जब बात की जाती है तो जो पेन हम फील करते हैं, हमें याद आता है कि जब हम सारे पॉलिटिशियंस को मलाइन करते थे ये कह के कि सियासतदान ऐसे करते हैं, सियासतदान वैसे करते हैं। तो मेरा ख्याल है उसमें बहुत अच्छे अच्छे पॉलिटिशियंस भी हैं जिनको हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। इट वाज वंडरफुल हैविंग यू आदिल। अब is वक्त all खत्म mine. हो गया, टाइम इज अच्छा, अगर उसका जवाब का टाइम नहीं हुआ तो फिर माइंड ना कीजिएगा, सवाल कर ले। मेरा क्वेश्चन सिर्फ ये है कि प्राइम टाइम ऐसा टाइम होता है जब सारी फैमिली इकट्ठा बैठ के टीवी देख रही होती है, तो हम जो भी मीन्स के टोन कर रहे हो, चैनल टॉक शो जो भी लग रहा होता है वहाँ पे सिर्फ लड़ ही रहे होते हैं बैठे हुए। आप क्यों देख रहे होते हैं? इतने ड्रामे लग रहे होते हैं, नहीं वो music देख रहे इतना होते हैं। मसाला लगा के मतलब वहाँ पे वो बता रहे होते हैं, इंटरेस्ट खुद पैदा होता है ना। सही। तो वहाँ पे हम अपनी यानी कि जिस तरह बता रहे होते हैं हम अपनी जनरेशन को क्या मैसेज देना चाह रहे हैं कि हम सही। यूनाइटेड नहीं उन्हें है, एतराज हम वहाँ है, पे कोई अच्छी आप चीज भी तो लोगों दिखा आपके सकते सवाल हैं में ना। आपका जवाब है कि इंटरेस्ट पैदा हो रहा होता है, तो जब तक आप इंटरेस्ट वहाँ पे कोई अच्छी चीज भी तो दिखा सकते हैं ना। जब इंटरेस्ट आप ले रहे होंगे तो लोग आपको ये दिखा रहे होंगे। वैसे मैं अपनी हद तक तो कोशिश करता हूँ कि मैं ऐसे प्रोग्राम्स ना करूं। बहुत शुक्रिया आदिल, आप साथ रहे। बहुत सारे ऐसे हमारे बहुत सीजन, बहुत मैच्योर, बहुत समझदार, बहुत जिसे कहते हैं सलीकामंद एंकर्स हैं जो बहुत अच्छे प्रोग्राम्स कर रहे होते हैं। बदकिस्मती से आप लोग उन्हें रेटिंग नहीं दे रहे होते, आप अपनी मर्जी की चीज़ें देख रहे होते हैं, तो इसमें आपका भी जिम्मेदारी और कसूर है। सो हम यहाँ पे आपसे इजाज़त लेंगे, आपका शुक्रिया अदा करते हुए। दुआ यही आपकी हर सुख खुशगवार हो और हर खुशगवार सुख का अंजाम बखैर हो। मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल फिर आपसे। रखिएगा अपना ख्याल और दीजिए मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।